हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मिमांशा कौर एंड आज हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के अपने पहले चैप्टर के बारे में इन योर केमिस्ट्री, विच इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? अगर हम इस बारे में सबसे पहले बात करें तो 3 पॉइंट्स है। देखो, पहला पॉइंट है बेटा कि ये आपका पहला चैप्टर है, यहीं से आपका सिलेबस केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, राइट? सो इसलिए ये चैप्टर पढ़ना है, छोड़ तो नहीं सकते। पहला चैप्टर है, बेस को क्लियर करेगा। दूसरा पॉइंट, आप देखोगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में बेटा 6 to 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो इसी चैप्टर से अकेले से आ रहे हैं। आप देखोगे जो आपका सेक्शन ए है, जहाँ आपके शॉर्ट आंसर्स है, वहाँ इस चैप्टर से आपके शॉर्ट आंसर्स के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है इसमें से आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, राइट? सो दूसरा पॉइंट मिल गया आपको कि क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट समझो, देखो बेटा, फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग में ही बेस अगर क्लियर होगा तो आगे फाउंडेशन उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है? तो बेसिक्स अगर क्लियर होंगे आपको आगे फर्दर चैप्टर्स में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसलिए स्टार्टिंग से ही साथ साथ हर एक चीज़ को हम लोग बहुत ही फन वे में, बहुत ही ईजी वे में रिलेट करते हुए, समझते हुए चलेंगे, ताकि आगे के जो और आने वाले चैप्टर्स हैं वहाँ पे हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है? सो स्टार्टिंग से ही हम बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपका पूरा जो सिलेबस है, आईसीएसई ने जो ऑफिशियल सिलेबस दिया, उसका हर एक पॉइंट टू पॉइंट जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट गिवन है उसमें, वो हम सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग फर्दर पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो पहली बात, पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, हर एक टॉपिक, कोई भी आपका टॉपिक मिस आउट नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे होंगे। सो एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेसिकली हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा कि कहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात शुरू हुई, कहाँ से ये आइडिया आया, हिस्ट्री क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, कैसे स्टार्टिंग हुई। देन हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली जिसकी इतनी बात हो रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ये है क्या भाई, दिखती कैसे है? देखी तो सबने होगी एनीवेज, लेकिन हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ है। देन वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द टेबल, पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द इन प्रॉपर्टीज क्या होता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप क्या क्या वेरिएशंस आते हैं इन प्रॉपर्टीज में, अलग अलग जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, लाइक आपका एटॉमिक साइज है और आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, हर एक प्रॉपर्टी, मेटलिक नॉन मेटलिक कैरेक्टर, इसके अलावा आप डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप देखोगे वो सब हम डिस्कस करेंगे अदर प्रॉपर्टीज में, एज वेल एज एल्कलाइन मेटल्स एंड हेलोजेंस। आपके सिलेबस में भी इवन इस पॉइंट को लेके बहुत क्लियरली मेंशन है कि स्पेशल रेफरेंस शुड बी गिवन टू इट। पहले हम सिलेबस भी देख लेते हैं। सो बेटा, दिस इज योर ऑफिशियल सिलेबस फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड, जो आपका पूरा आपके कॉन्सेप्ट्स को दिखा रहा है कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में भी रहने वाली है। तो पहली चीज़ अगर बात करें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस में क्या क्या है, सो ये जितनी भी आप प्रॉपर्टीज देख रहे हो, इन सब की डेफिनेशंस एंड अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड क्या डिफरेंस आता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, वो सारे वेरिएशंस हमें इन सब के डिस्कस करने हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ओके, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी चीज सिलेबस के बाहर नहीं होगी। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर एलिमेंट्स। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बट आपके सिलेबस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है पता आपको सब होना चाहिए। टेबल आपको पूरी पता होनी चाहिए कि कैसी होती है, कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से पीरियड है, सब कुछ पूरी याद कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके सिलेबस वाइज बात करें बेटा, तो आपको अप टू द पीरियड 3 यानी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप मान लो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो फिंगर टिप पे होना चाहिए। इतने अच्छे से याद कर लो कि आपको एकदम रट जाए, फिंगर टिप पे हो आपके एकदम, ठीक है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाइज पूरा अच्छे से याद कर डालो। यही इसमें आपके इन्होंने सिलेबस में भी बोल दिया है कि क्वेश्चंस आपके पीरियड 3 तक ही आएंगे, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अंदर अंदर ही आएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन 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 आपको आने चाहिए फर्दर भी। ओके, पीरियोडिसिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड शेल्स नॉट ऑर्बिटल्स, एंड सी स्पेशल रेफरेंस टू एल्कलाइन मेटल्स एंड हेलोजेंस। दैट्स व्हाई हम इसको भी कवर अप करेंगे कि एल्कलाइन मेटल्स और हेलोजेंस क्या होते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, सब कुछ। तो अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस हम चलेंगे, हर एक चीज को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हिस्ट्री से ही शुरू कर लेते हैं भाई कि पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल सुनते तो रहते हैं, आई कहाँ से, क्या ऐसे शुरुआत हुई है इस सब चीज़ों की। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें, सी अर्ली केमिस्ट, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे कि है क्या। नंबर 1 अर्ली केमिस्ट,
पहले जो केमिस्ट थे जितने सारे, उनके पास कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से शुरुआत हुई है? तो पहले के जो केमिस्ट थे ना, अर्ली केमिस्ट के टाइम के, हम एक टाइम से बात करें, स्टार्टिंग से बात करें कि पीरियोडिक टेबल आई कहाँ से, तो अर्ली केमिस्ट के टाइम से बेटा अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है अरेंज किया। पहले के जो भी केमिस्ट थे उन्होंने देखो एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर होते गए उनको अरेंज करते जा रहे थे वो, ठीक है, सबकी एक लिस्टिंग कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे, सीरीज बना रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो अर्ली केमिस्ट जितने भी होते उन्होंने क्या किया, वैलेंसी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बेसिस पे सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। बट ये मेथड सही नहीं था। क्यों सही नहीं था, क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? बिकॉज अलग अलग उन्होंने तो क्या किया कि उन्हें लगा कि वैलेंसी के बेसिस पे कर देते हैं, कुछ हमें कुछ मान लो कि कुछ एलिमेंट्स की उन्हें वैलेंसी पता चल गई, कुछ का मेटलिक कैरेक्टर पता चल गया, कुछ का नॉन मेटलिक। अब उन्होंने देखा ठीक है 3 प्रॉपर्टीज हमें मिल गई है, इसके हिसाब से हम अरेंज कर देते हैं। पर क्या ये सही है? नहीं, बिकॉज जो भी हमारे पास एलिमेंट्स आए उसमें हमें अलग अलग वैलेंसीज भी देखने को मिली एंड डुअल नेचर को भी देखने को मिला। क्लियर? डुअल नेचर भी देखने मिला। कई एलिमेंट्स ऐसे देखे जिनकी वैलेंसी सेम हो रही थी, राइट? अभी आप जब एल्किल आयन हेलोजेंस भी पढ़ोगे वहां पे भी देखोगे कि उनकी वैलेंसी सेम होती है। सो वैसा ही कुछ, इस वजह से इस मेथड को क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, नहीं माना गया। तो यहाँ से इनकी फिलॉसफी तो हो गई खराब भाई, इन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो तो नहीं चला। उसके बाद आए कौन? डेब्रेनियर। उन्होंने क्या किया इन द 1850s, क्या किया उन्होंने, अब वैलेंसी, मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नहीं, उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पे सारी चीज़ों को लगा दिया। वर्ड ध्यान रखना बेटा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, डेब्रेनियर ने क्या किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया कि जिसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े तक अपना क्या किया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे सबको अरेंज कर दिया, वेट के बेसिस पे। क्लियर? देन उन्होंने क्या किया, अच्छा उन्होंने वेट के बेसिस पे तो क्लियर किया और 3 ग्रुप बनाए, जिसे ट्राइड्स वर्ड से डिनोट करते हैं, ट्राइड्स, ठीक है। 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और ये चीज़ की डेब्रेनियर ने कि एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया एंड एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर दिया। उन तीनों ग्रुप में से पहले ग्रुप के एलिमेंट्स, दूसरे के, तीसरे ग्रुप के, देखा गया उन्होंने जो फिलॉसफी अपनी लगाई, उन्होंने ये चीज़ लगाई कि सेंट्रल एलिमेंट जितने भी थे, सेंट्रल ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, वो एवरेज थे बाकी दूसरों के, इस बेसिस पे कि सेंट्रल एलिमेंट जो थे उनका जो एटॉमिक वेट था वो क्या, मतलब अरेंजमेंट जब किया तो उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल एलिमेंट्स वो थे जिनका एटॉमिक वेट बाकी 2 वाले जो ग्रुप थे उनके एटॉमिक वेट का एवरेज था। तो इस बेसिस पे किया गया। पर क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये भी मेथड डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज इट वाज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई भाई। इसके बाद आए, मूव ऑन कर गए, चलो ये चीज़ तो सही नहीं थी, तीसरे के पास आए। थर्ड, इनके बाद डेब्रेनियर के बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने इन द 1864 क्या किया, उन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया एटॉमिक वेट्स के, जो डेब्रेनियर का था। एटॉमिक वेट उन्होंने भी लिया सीरीज के लिए, अरेंजमेंट के लिए इन्होंने भी एटॉमिक वेट ही लिया, ठीक है, वेट ही लिया। पर इन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे। इन्होंने सीरीज ऑफ 8 का कॉन्सेप्ट लिया है, 8 की एक सीरीज बनाई, एक अरेंजमेंट बनाया जहाँ पे 8 उन्होंने क्या लिए, सीरीज लिए, ग्रुप वाइज लिए, ठीक है, 8 लाइन बाय लाइन अरेंजमेंट किया, 8 की सीरीज ली। अब उसमें उन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर दिया। बट वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ देखी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वॉज फाउंड टू बी रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट। ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे देखी जब उन्होंने 8 का ग्रुप बनाया या सीरीज बनाई और एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर दिया। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने 8 की सीरीज बनाई, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने देखा कि हर 8th एलिमेंट जो आ रहा था वो पहले वाले की प्रॉपर्टी की तरह उसकी भी प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब पहले और 8th वाले की हर बार प्रॉपर्टी सेम हुई थी। तो ये चीज़ रेपिटेशन देखी गई न्यूलैंड वाले के जो भी उन्होंने टेबल बनाई थी, सीरीज अरेंजमेंट बनाया था उसमें। क्लियर? फिर इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ा। क्यों डिस्कार्ड करना पड़ा? बिकॉज वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अब इतना तो था नहीं कि मान लो उस टाइम पे 95 एलिमेंट्स ही थे, ठीक है, जरूरी नहीं है 95 हो, बट 95 अगर थे मान लो, तो उन्होंने 95 को अरेंज कर दिया। क्या बीच बीच में जो आज के टाइम पे जो अब डिस्कवर हो रहे हैं या उसके बाद जो डिस्कवर हुए उसके 95 के बाद आज के टाइम पे 118 है, तो उनके लिए तो स्पेसेस उन्होंने छोड़ी नहीं, तो उनकी सीरीज, उनके अरेंजमेंट को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आए भाई न्यूलैंड के बाद चौथे कौन? मेंडलीव सर आए, उन्होंने भी अरेंजमेंट किया, उन्होंने भी वही चीज़ की प्रथा चालू रखी, उन्होंने भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 1869 में आए थे, तो डेट भी देख लेना। मेंडलीव सर ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सबको अरेंज किया, ठीक है। उन्होंने टेबल एक फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में सब चीज़ों को अरेंज किया था। ये चीज़ यहाँ से नया कॉन्सेप्ट आया। देखो हर एक चीज़ रिलेटेड है। एटॉमिक वेट तो एक चीज़ चली आ रही थी, उसके बाद देखा गया कि एक सीरीज एक ग्रुप में डालते हैं, ग्रुप में डाला, फिर 8 के ग्रुप में डाला गया, फिर देखा गया कि रेपिटेशन आई है
प्रॉपर्टीज की, इन बातों को ध्यान में रखना, पता चलेगा आगे कैसे रिलेटेड है, देखते जाओ। फिर यहाँ पर तक देखा गया कि रेपिटेशन वाला एक आइडिया मिल गया कि रेपिटेशन है प्रॉपर्टीज में। फिर उसके बाद टेबल का कॉन्सेप्ट आया मेंडलीफ में। जब मेंडलीफ सर ने अपना अरेंजमेंट बनाया, उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल फॉर्म में हर एक एलिमेंट को डाला, ठीक है। उस टेबल का क्या नाम दिया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में डाला और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, वेट अभी तक एटॉमिक वेट ही चल रहा है, नंबर नहीं आया है, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हर एक एलिमेंट को उन्होंने डाल दिया, ठीक है। और उन्होंने एक चीज स्टेट करी, मेंडलीव सर के अकॉर्डिंग एक चीज उन्होंने बोला कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब मेंडलीव सर ने बोला कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक वेट के। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बेटा, पीरियोडिक वर्ड का क्या मतलब है, पीरियोडिक मतलब कोई चीज पैटर्न में हो रही है, कोई चीज रिपीटेडली हो रही है, ठीक है। पीरियोडिक मींस रिपीटिंग इन अ पैटर्न, ठीक है, ऐसे समझ लो। पीरियोडिक का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी पैटर्न में रिपीट हो रही है, ठीक है। एंड उनका कहना था कि एटॉमिक वेट का मतलब मेंडलीव सर का ये कहना था कि कुछ एटॉमिक वेट्स के बाद हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स के बाद रिपीट होएगी। तो इनका कहना था कि एटॉमिक वेट इज अ पीरियोडिक फंक्शन फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बट ये मेथड इनका वाला भी डिस्कार्ड हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह ही नहीं रखी, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता ही नहीं पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए पोजीशन को ऑफ सर्टेन एलिमेंट, जैसे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं या जो आइसोटोप्स होते हैं, तो उनकी पोजीशन, उनका जो जस्टिफिकेशन था वो मेंडलीव सर नहीं दे पाए, तो इनका वाला भी डिस्कार्ड हुआ। एंड इन सब का आइडिया यूज किया किसने, मोसले सर ने, हेनरी मोसले सर ने इन 1912 हमें क्या दी, फाइनली जो आज के टाइम में हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जिसे पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक हम इस टाइम पे करेंटली यूज कर रहे हैं, विच इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलिए, क्या था भाई इनके क्लास में, तो ये थे हेनरी मोसले सर, जिन्होंने 1912 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट लेके आए। इन्होंने क्या किया, अभी तक सब चली आ रही थी कहानी किस बेसिस पे, स्टार्टिंग हुई थी वैलेंसी, मेटलिक, नॉन मेटलिक कैरेक्टर से, पर हेनरी सर तक आते आते बीच में एटॉमिक वेट्स का अरेंजमेंट भी आया। पर हेनरी मोसले सर ने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर, क्लियर, वेट नहीं नंबर। और उन्होंने भी टेबुलर फॉर्म में लिया। मेंडलीव सर की टेबल को इन्होंने जो है बेसिकली क्या किया था, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उनको कोप अप करने के लिए इन्होंने मेंडलीव सर की जो टेबल थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसमें ही मॉडिफिकेशंस किए, राइट। और वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। एक टेबुलर फॉर्म में, मोसले सर ने भी टेबुलर फॉर्म में ही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही सभी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें अरेंज किया था, बट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। एंड इन्होंने क्या बोला, मोसले सर ने बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। मतलब कुछ एटॉमिक वेट्स के बाद क्या होता है, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह या उससे प्रीवियस वालों की तरह रिपीट होती है, ठीक है। पर इन्होंने क्या बोला, मोसले सर ने बोला दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इनका कहना था कि नहीं, एटॉमिक वेट के बाद नहीं, हर एक एलिमेंट जो किसी पर्टिकुलर पीरियोडिक नंबर पे है वो कुछ पीरियोडिक नंबर इन द सेंस एटॉमिक नंबर पे है, वो कुछ पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर्स के बाद वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी तरह रिपीट करेगा। मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट तो होगी बट एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पे, राइट, एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पे, ना कि एटॉमिक वेट के। एंड अकॉर्डिंग टू हिम physical and chemical properties of an element depend on the number of electrons and their arrangement। and मोसले सर का ये कहना था कि किसी भी एलिमेंट की चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उस एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पे एंड उनके अरेंजमेंट पे। कैसे वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो। तो ये कहानी थी मोसले सर की एंड उन्होंने फॉर्म करा फिर इन सब चीज़ों से मिला के क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो अभी तक आपको जो चीज़ें यहाँ से पता चली वो क्या क्या थी, पहली चीज़ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है, हेनरी मोसले सर से मिली है हमें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ से मिली है, किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ना कि एटॉमिक वेट पे, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर व्हाट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब
किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो फिजिकल चाहे वो केमिकल, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। मतलब कुछ एटॉमिक नंबर के डिफरेंस के बाद जो एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपस में रिपीट होती है, पहले वालों की तरह सेम दिखाता है। मतलब जैसे पहले जो सर थे अर्ली केमिस्ट वगैरह, उन्होंने जो न्यूलैंड वगैरह थे, उन्होंने देखा था, क्या देखा था कि मान लो फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है एंड जो 8th नंबर पे एलिमेंट है, ठीक है, तो 8th वाले की प्रॉपर्टी किसके सिमिलर थी, फर्स्ट वाले से। उन्होंने बोला था यहाँ पे जो डिफरेंस है एलिमेंट्स के बीच में वो किसका है, एटॉमिक, सर के ऊपर ही लिखे दे रहे हैं, एटॉमिक वेट का। पर नहीं, हेनरी सर ने क्या बोला, हेनरी सर ने बोला नहीं, रेपिटेटिव नेचर शो तो करेगा, पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की वो शो तो होगी, बट एटॉमिक वेट के मतलब पे नहीं, एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पे, ठीक है। कुछ एटॉमिक नंबर्स के डिफरेंस, जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करोगे उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी, वहां पे हमें एक रिपीटेटिव पैटर्न प्रॉपर्टीज का देखने को मिलेगा। सो एटॉमिक नंबर की कहानी सारी हमें मिली किससे, मोस्टली हेनरी मोस्ले सर से, जो कि हम यूज करते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट। एंड एक चीज और पता चली थी कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज केमिकल, डेट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीजें हमें यहाँ से पता चल गई, क्लियर। नाउ दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके लिए हम इतनी सारी कहानी पढ़ के आए, जहाँ पे इतने अर्ली केमिस्ट, न्यूलैंड और पता नहीं कौन कौन क्या क्या लोग आ गए, सबने इस फाइनल चीज़ तक पहुंचने के लिए जो भी डिस्कवरी करी, जो भी अपना लगाया दिमाग और वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ थी, ठीक है। तो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज के टाइम पे हम इसे ही यूज़ करते हैं। इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप देखो फर्दर हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं, व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट आर ग्रुप। अभी के लिए आप इसे देख लो, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे पहचान लो। देखो एक टेबुलर फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में यहाँ पे हर एक एलिमेंट को अरेंज कर रखा है। सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय हेनरी मोस्ले सर। यानी यहाँ पे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। देखो फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हीलियम, देन लिथियम थर्ड पे, फोर्थ पे बेरिलियम, फिफ्थ पे बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे करके देखो आपको ना 20 एलिमेंट्स तक याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं इतने से नहीं है, इसके बाद ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके 20 एलिमेंट्स हैं इनका यहाँ तक याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 20 एलिमेंट्स तक सभी को याद होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। सो ये थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखना, दैट द अरेंजमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। जो भी अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे आप देखोगे जितने भी एलिमेंट्स आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं वो किस बेसिस पे अरेंज है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पे। एंड व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? इट स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यही बात जो मोस्ले सर ने बोली थी कि क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब चाहे किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। मतलब कुछ जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करोगे तब उन एलिमेंट्स की जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वहाँ पे आप पीरियोडिसिटी या देखने को आपको पीरियोडिसिटी या रेपिटेटिवनेस देखने को मिलेगी नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज जब उन्हें आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करोगे, राइट। सो दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड इसी के बेसिस में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट मूविंग ऑन। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है ये। अच्छा अब हम पढ़ते हैं फीचर्स। क्या है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये हमने देख तो ली। बिफोर स्टार्टिंग अच्छा ये फीचर्स पढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज़ हम आपको बता देते हैं, पहले आप वो देख लो। व्हाट इज दिस? देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से जो भी चीज़ें थी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन रखी है, आपने ये चीज़ देखी, आपको ये भी चीज़ पता चला कि ये टेबल के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स है, रोज एंड कॉलम्स है। ये सारी आपकी क्या हो गई? दीज आर योर रोज। ये आपकी 7 रोज हो गई, 3, 3, 6 एंड 7। एंड ये आपके देखोगे तो कितने कॉलम्स हैं? 18 कॉलम्स हैं, ठीक है। ये वर्टिकली अरेंज जितने भी हैं आपके ये सब क्या है? ये आपके सब कॉलम्स हैं। क्लियर? सो यानी कि रोज एंड कॉलम्स के बेसिस में आपका क्या अरेंज है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है पूरी। अब आप देखो
दो चीज़ें होती है पीरियड्स एंड ग्रुप, इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल्ड में क्या है, क्या चीज़ें शो कर रहा है, वो अभी आगे भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो कि क्या होता है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। एंड इसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल कितने पीरियड्स है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? टोटल 7 पीरियड्स है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 7 पीरियड्स है, ठीक है। एंड ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो, लंबे लंबे कॉलम्स देख रहे हो वर्टिकली अरेंज, ये आपके क्या है? दीज आर योर ग्रुप्स। तो हॉरिजॉन्टली अरेंज रोज क्या होगी? हॉरिजॉन्टली जो लंबा लंबी रोज है आपकी, वो होते हैं पीरियड्स। एंड जो वर्टिकल आपके कॉलम्स हैं, वो होते हैं आपके ग्रुप्स। क्लियर? कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। इनकी भी नंबरिंग ऐसी होती है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं। और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो, सो कौन से एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक के होते हैं वो भी समझ लो, ये आपको फर्दर हेल्प करेगा। सो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं ना बेटा, 1 एंड 2 वाले, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 वाले एलिमेंट्स को आप कहते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से 14 15 16 17 एंड 18, 13 से 18 तक जितने भी आते हैं, ये होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो बीच में आप देख रहे हो 3 से लेके कहाँ तक? 12 तक, दीज आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी फॉर डॉग वाला, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। एंड जो नीचे दो सीरीज देख रहे हो ना आप, ये लंबी लंबी सी रोज, ये क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आप ये लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड देख रहे हो ना एलिमेंट्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर दिया हुआ है आपके ग्रुप नंबर 3 में, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, बस उसी की सीरीज है। ये है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज एंड ये है आपकी एक्टेनॉइड की सीरीज। अच्छा मैम, ये इसमें क्यों नहीं रखी गई? ये इसमें इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनमें से कुछ तो अलग है, पर कुछ कुछ इनके जैसी भी है। मतलब लेंथेनॉइड जैसी प्रॉपर्टीज भी है, पर बाकियों में अरेंज हो जाए इतनी सिमिलर भी नहीं है डी ब्लॉक वालों से, इसलिए इनके लिए अलग से एक सीरीज बना दी गई, लेंथेनॉइड्स के लिए अलग एंड एक्टेनॉइड्स के लिए अलग। एंड जो आप बेसिकली जो ड्रॉबैक था ना, किसका न्यूलैंड सर का, राइट, कि उन्होंने क्या बोला था कि मतलब रेयर एलिमेंट्स को नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसा ही था ना। देख के आओ, कहाँ गया अपना हिस्ट्री? यस, उनके देखो मेंडलीव सर का एक्चुअली कि वो रेयर एलिमेंट्स, हाँ न्यूलैंड सर का भी था कि कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए उनके पास स्पेस नहीं थी उनके अरेंजमेंट में। एंड मेंडलीव सर ने बोला था कि रेयर एलिमेंट्स एंड आइसोटोप्स के लिए भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे पोजीशन। सो वो चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, कहाँ गई दिस, इसमें ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है ना, यही आपकी रेयर अर्थ मेटल्स हैं। वैसे तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो जिसका अरेंजमेंट मेंडलीव सर नहीं जस्टिफाई कर पाए, वो मोस्ले सर ने अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखा दिया। तो उन्होंने उस रेयर अर्थ एलिमेंट्स को यहाँ पे शो कर दिया ना। एक्टिनॉइड्स भी आपके जो फर्दर एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्डली वो है। तो और इनको कहते क्या है? वो तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका एस ब्लॉक हो गया, देन 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक हो गया, 3 से लेके 12 तक आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। एंड जो नीचे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज आप बोलते हो, दिस इज योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लियर। सो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी अभी के लिए। आप अगर आप इतना भी याद रखते हो कि पीरियड्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, तो भी इट्स वेल एंड गुड, क्लियर। मूविंग ऑन, अच्छा फीचर्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम चेहरा तो देखा है, शक्ल तो देखा है कि दिखती कैसे, थोड़ा सा पढ़ भी ले कि है क्या। सो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात करें, क्लासिफिकेशन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर। ये तो सबको पता चल गया, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक वेट के एटॉमिक नंबर। कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से शुरू है एंड 118 पे आपका एंडेड है, ठीक है, ऐसे समझ लो। देन 118 एलिमेंट्स है बेसिकली एंड एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है, इतना बस याद रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो एटॉमिक नंबर के बेस पे सारा अरेंजमेंट हो रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन कोरिलेट्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जो भी अरेंजमेंट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड है। कैसे? देखो, अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम आता है 3rd नंबर पे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखोगे? 2,1, ठीक है। एंड सोडियम का अगर करोगे विच इज ऑन 11 नंबर तो क्या आएगा? 2,8,1। इसी तरीके से पोटेशियम का करोगे तो यू विल गेट 2,8,8,1, राइट। सो देखो, लिथियम के आउटरमोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, सॉरी हाँ लिथियम का, सोडियम का भी 1, पोटेशियम का भी 1।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में यहाँ पे अभी आप जब पीरियड्स एंड ग्रुप्स पढ़ोगे तो देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी बेस्ड है पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो भी पोजीशनिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड है। अरेंजमेंट की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में टैबुलर फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में एटॉमिक नंबर पे बेस्ड जो है पूरा आपका अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पे क्या होते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 पीरियड्स और 18 क्या है वर्टिकल कॉलम्स दैट आर ग्रुप्स। अभी हम देख के 7 रोज है एंड 18 ग्रुप्स है, राइट। नेक्स्ट पीरियड्स क्या होते हैं, अभी देखा है हॉरिजॉन्टल रोज हमारी पीरियड्स होती है, टोटल कितनी होती है 7 होते हैं। ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप्स क्या होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, लंबे लंबे आपने कॉलम देखे हैं पूरे, वो आपके ग्रुप्स हैं, टोटल होते हैं 18। तो ये हो गई बात पीरियड्स एंड ग्रुप्स की। देन लोकेशन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली जो आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके होते हैं रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं दोज आर योर रिएक्टिव मेटल्स एंड याद रखना मेटेलिक होते हैं, मेटल्स होते हैं, राइट। जितना ज़्यादा आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे मेटल टू नॉन मेटल ट्रांजिशन शो होगा। इधर वाले सब मेटल्स हैं, इधर वाले आपके नॉन मेटल्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो मेटलिक समझ में आया। लोकेशन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो रिएक्टिव मेटल्स बेसिकली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। अच्छा, ये इस तरीके से लाइक रोमन न्यूमरल में 1A एंड ऐसे 2A क्यों लिखा हुआ है। सो पहले बेटा जो 1 2 3 4 अभी हम न्यूमेरिक में 1 2 3 4 ऐसे करके लिख रहे हैं ना 1 2 3 4, पहले ये नहीं चलता था, पहले ऐसे रोमन न्यूमरल वाला 1 या 5 या 10 या 11 ऐसे करके चलता था, ठीक है। बट IUPAC ने क्या किया, जो आपका सिस्टम है डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रिमूव करके सिंपल न्यूमेरिक 1 2 3 4 कर दिया। वहाँ पे पहले जैसे 1A 2A रोमन न्यूमरल्स के साथ ABCD अल्फ़ाबेट्स थे, अब सिंपली उन्होंने 1 2 3 4 करके अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले के टाइम का था, पहले नोटेशंस इस फॉर्म में थे, अब न्यू नोटेशंस आपके 1 2 3 4 न्यूमेरिक फॉर्म में ही चलते हैं। तो न्यूमेरिक वाला करोगे वो गलत नहीं है, क्लियर। सो ये समझना है रिएक्टिव मेटल्स एस ब्लॉक वाले, ग्रुप 1 वाले एंड ग्रुप 2 वाले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली आपके वो मेटल्स जो बीच में प्रेजेंट हो रखे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले जो आपके डी ब्लॉक में आ रहे हैं, दीज आर योर ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स। बेसिकली ये भी मेटेलिक नेचर के होते हैं, क्योंकि अब आप ऐसे जा रहे हो ना मेटल से नॉन मेटल की तरफ, तो ये मेटेलिक की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यहाँ तक भी इनको मेटल कंसिडर करते हैं, धीरे धीरे दिन वो नॉन मेटल्स की तरफ मूव हो जाता है उधर साइड में। सो एस ब्लॉक वाले 1 एंड 2 वाले रिएक्टिव मेटल्स हो गए, डी ब्लॉक वाले 3 से लेकर 12 तक वाले आपके कौन से हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ट्रांजिशन मेटल्स हो गए। एंड पी ब्लॉक में जब आप आओगे, दीज आर बेसिकली योर नॉन मेटल्स। याद रखना 13 से लेके 18 तक आपका क्या है, नॉन मेटल्स। अच्छा, ग्रुप 18 को हम ग्रुप 0 एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ग्रुप 0 वही जो पहले ओल्ड नोटेशन चलती थी जहाँ रोमन न्यूमरल दिस दैट मतलब 1 I V X ऐसे फॉर्म में था, उस टाइम पे जो ग्रुप 18 था उसे 1 8 18 ना लिख के हम 0 से डिनोट करते थे, दैट्स वाई ग्रुप 18 को हम ग्रुप 0 भी कहते हैं। एंड ये पूरा जो ग्रुप 18 वाला आप देख रहे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेनॉन, ये सब क्या है, ये सब नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज भी है, राइट। सो ग्रुप 18 आपका क्या होता है, नोबल गैसेस का होता है, या आप बोल सकते हो इनर्ट गैसेस वाला होता है, ठीक है, इनर्ट या नोबल एलिमेंट्स का होता है, क्लियर। एंड दे आर हाईली स्टेबल, तो ये रिएक्टिव तो बिल्कुल नहीं होते, रिएक्शन में क्यों कोई पार्टिसिपेट करेगा। आप खुद सोचो, जब पूरी तरीके से वो अपने सर्वगुण संपन्न है, उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं, अपने आप में फुल्ली स्टेबल है, भरा हुआ है पूरा, क्यों करेगा पार्टिसिपेट, है ना, क्यों करेगा, ठीक है। तो नोबल एंड इनर्ट है, हाईली स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। एनीवेज, तो मिडिल एलिमेंट्स बनना है, ट्रांजिशन वाले देख लिए, ये आपके ट्रांजिशन थे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये पूरे जितने भी आप पर्पल वाले देख पा रहे हो एंड यहाँ तक CN तक, यहाँ पे क्या है आपके, ये आपके ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्लियर, मेटेलिक नेचर के होते हैं। देन मूविंग ऑन, नॉन मेटल्स, अभी आपने देखा पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जितने भी आपके अपर राइट कॉर्नर में, बेसिकली ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ये वाले अपर राइट कॉर्नर इज दिस, ये वाला 13 से लेके 18 तक, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाला पूरा जो आप देख रहे हो ना, यहाँ ग्रीन से लेके पूरा ब्लू तक का, ये पूरा आपका नॉन मेटल्स का है, क्लियर। सो मेटल्स बेसिकली रिएक्टिव मेटल्स, देन आपका ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स, देन आपका नॉन मेटल्स, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहीं से सीख भी जाओगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो आप मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक आ रहे हो, ये भी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ने भी वाले हो, तो यहीं से क्लियर हो गया वो पॉइंट, ठीक है। तो 13 से 18 तक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आ रहा है वो देख लो। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस अ पीरियड। तो जैसे जैसे देखो
अक्रॉस अ पीरियड मीन्स ये रो वाइज, जैसे जैसे आप लाइक मान लो पोटेशियम से यहाँ पे क्रिप्टन तक आ रहे हो, ठीक है, या सोडियम से ऊपर देख लो, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं, सोडियम से अगर आप आर्गन तक आ रहे हो, क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे एटॉमिक बढ़ रहा है उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं. तो देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज व्हेन यू आर मूविंग along the period from left to right and as the atomic number is increasing, right? So this, then periodicity of elements basically means, periodicity means repetition. अगर ये दिख रहा हो यहाँ पे लिखा है periodicity means repetition of similar property. बेसिकली जो सेम प्रॉपर्टीज है आप खुद देखो ना, यहीं से समझो क्या है. देखो अभी हमने बात करी कि ये मेटल्स है, बस एक ही प्रॉपर्टी को लेके समझते हैं, मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक को. वो सोडियम मेटल है, यहाँ तक आते आते इसी पीरियड में लास्ट एलिमेंट आर्गन, आर्गन नॉन मेटल है. पर जैसे ही आप आर्गन के बाद कहाँ गए, पोटेशियम पे गए, देखो यहाँ पे आप मेटल मेटल देन नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, फिर आर्गन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, पोटेशियम, पोटेशियम अगेन मेटल. तो देखा आपने, मेटल से गए नॉन मेटल, लेकिन फिर जब वापस आए तो अगेन मेटल, फिर वापस जाओगे नॉन मेटल, अगेन मेटल, नॉन मेटल. तो ये क्या है, एक पीरियोडिसिटी, एक रेपिटेशन दिख रही है प्रॉपर्टीज में. दिस इज व्हाट इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, राइट. पीरियोडिसिटी समझे, रेपिटेशन कैसे हो रहा है प्रॉपर्टीज में. एक ही प्रॉपर्टी की अगर हमने अभी बात करी है कि क्या प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, मेटलिक कैरेक्टर, ऐसे ही नॉन मेटल के हिसाब से भी समझ लो. मान लो उधर से आप मेटल से आ रहे थे, देन आप यहाँ पे लास्ट में आए आर्गन पे, आर्गन विच इज नॉन मेटल, फिर आप इधर गए मेटल, एंड फिर जब इधर आए तो फिर नॉन मेटल. तो पहले भी नॉन मेटल मिला, फिर घूम के आए, फिर नॉन मेटल मिला, फिर घूम के आ गए, फिर नॉन मेटल. तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज में एक रेपिटेशन शो हो रहा है कि मेटल के बाद अगेन नॉन मेटल आ रहा है, फिर नॉन मेटल आ रहा है, फिर नॉन मेटल आ रहा है. तो दिस रेपिटेशन इज नोन एज योर पीरियोडिसिटी. क्लियर, यहाँ से क्लियर हुआ. सो दीज वर द फीचर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. ये आपके बेसिकली फीचर्स है किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जिसपे बेस्ड आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. पहली चीज एटॉमिक नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी रिलेटेड है, पीरियड्स है, ग्रुप्स है, रिएक्टिव एलिमेंट्स है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स है आपके पास, देन चेंजेस आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देख रहे हो, एंड पीरियोडिसिटी भी देखने को मिल रही है. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट आर ग्रुप्स. क्या होते हैं हमारे पीरियड्स, क्या होते हैं हमारे ग्रुप्स, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं पीरियड्स की. पीरियड्स क्या है अभी देख, क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज. सो व्हाट आर पीरियड्स, द पीरियड्स are the 7 horizontal rows of elements in a periodic table. जो भी आपकी मान लो लेट सपोज इस तरीके से कुछ आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो बन रखी है, राइट, इस तरीके से बन रखी है, और भी एलिमेंट्स हैं ऑफ कोर्स, ठीक है. एंड ये ठीक है इस तरीके से लेट सपोज, ठीक है. सो ये वाली जो आपकी ऐसी हॉरिजॉन्टल रोज है ना, लंबी लंबी सी, ये आपके क्या है, दीज आर योर पीरियड्स, यही आपके पीरियड्स है. तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है आपके पीरियोडिक टेबल में, दैट आर योर पीरियड्स, दैट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. ये ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपने रो वाइज जो अरेंजमेंट किया है, उन्हीं रोज को आप पीरियड्स कहते हो. अच्छा, पीरियड नंबर हमने देखे 7 पीरियड्स होते हैं, टोटल कितने 7 होते हैं, ठीक है. पीरियड नंबर 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7. पर ये पीरियड 1, 2, 3, 4 है क्या शो कर रहा है 1 2 3 4. सो बेसिकली ये जो 1 2 3 4 है ना बेटा, ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स शो कर रहा है कि कितने शेल्स प्रेजेंट है. अच्छा कैसे मैम, ऐसे अगर बोला गया पीरियड 1 तो यानी कि पीरियड 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में एक ही शेल रहने वाला है. पीरियड 2 तो वहाँ पे 2 शेल रहने वाले हैं. पीरियड 3 है तो कितने एलिमेंट, जितने भी पीरियड 3 के एलिमेंट्स होंगे उसमें कितने शेल्स होंगे, मैक्सिमम 3. पीरियड 4 के में मैक्सिमम 4, 5 के में 5, ऐसे करके, ठीक है. चलो इसको हम जरा यहाँ पे देखते हैं क्या था. सी मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पीरियड 2. पीरियड 2 में हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है. वहीं चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे पीरियड 2 वाले एलिमेंट्स में हमारे कौन कौन से थे. लिथियम से शुरू करें, सबसे स्मॉल है लिथियम, थर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1. कितने शेल्स है, पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, देन एल शेल में 1, तो टोटल के एल कितने शेल्स हो गए, 2 शेल्स हो गए, यहाँ पे 2 शेल्स हो गए. और कौन सा एलिमेंट आता है पीरियड हमारे सेकेंड पीरियड में, लेट्स सपोज कार्बन इज ऑन 6, तो 2,4 कितने एलिमेंट्स आ गए, सॉरी कितने शेल्स आए, अगेन 2 आए. और कोई बोलो और कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, और कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, लेट्स सपोज फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है. फ्लोरीन क्या आएगा, 7 नंबर पे है तो क्या आएगा आपका 2,5. अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी, सेल कितने, शेल्स कितने हैं, के एंड एल, 2 ही तो शेल है ना. सो देखो पीरियड 2 के चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो, शेल हमेशा कितना आ रहा है 2. पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, शेल्स भी 2 ही होंगे. उसी तरह पीरियड 3 का कोई भी एलिमेंट ले लो, कौन सा लोगे पीरियड 3 का एलिमेंट, लेट्स सपोज सोडियम 11 नंबर पे है. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, यू गेट 2,8,1. कितने शेल्स आए,
एक आया 2 के लिए, K में 2, L में 8, M में 1, तो टोटल 3 शेल्स। तो पीरियड 3 का एलिमेंट था तो कितने शेल्स आए? 3 शेल्स आए। क्लियर? सो पीरियड नंबर हमें बताता है कि एलिमेंट में जो भी उस पीरियड में एलिमेंट्स है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने रहने वाले हैं। क्लियर? कितने रहने वाले हैं। समझ में आया? समझ में आया ये चीज़ कि पीरियड नंबर से हमें क्या पता चलता है? शेल। पीरियड 1 है तो 1 शेल, पीरियड 2 है तो 2 शेल्स, पीरियड 3 के एलिमेंट्स है तो सभी में 3 शेल्स एंड सो ऑन। अच्छा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है अलॉन्ग द पीरियड? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो क्या चीज़ देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगा जब आप किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, लेट सपोज हम पीरियड 2 के सभी एलिमेंट्स का पहले लिख लेते हैं नाम। ठीक है, क्या क्या आएंगे देखो। लिथियम से स्टार्ट करेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, यहाँ तक ये आपका कौन सा हो गया? पीरियड नंबर 2। ठीक है, पीरियड नंबर 2 के सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक अलॉन्ग द पीरियड, देखो सिर्फ हमने एक रो वाइज बात करी है, पीरियड इज रो वाइज। तो हमने ये जो थर्ड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सिर्फ हमने इसकी बात करी है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे दिस इज योर पीरियड 2 के एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स है में। सेकंड देखो, सेकंड पीरियड में आ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने होंगे? 2 ही होंगे। सेकंड पीरियड का है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेम है। तो अलॉन्ग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स उस पीरियड के सभी एलिमेंट्स में क्या होंगे? सेम होंगे, पहली चीज। दूसरा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, लिथियम इज ऑन थर्ड नंबर, क्या आएगा? 2,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम किस पे? 4 नंबर पे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। बोरॉन किस नंबर पे आता है? 5 पे आता है, 2,3 यानी कि 3। देन कार्बन 6 पे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7 एंड लास्ट में जब आप नियॉन जाते हो वो तो इनर्ट गैस है तो 2,8 कंप्लीटली स्टेबल। ठीक है, तो ध्यान से देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 2 3 4, 1 से इंक्रीमेंट है हर बार। तो आपको अलॉन्ग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो पूरे पीरियड में इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम रहेंगे सभी एलिमेंट्स के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का 1 से इंक्रीज करेगा एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ये हम पहले ही देख के आ चुके हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो सबसे पहले एस ब्लॉक में क्या थे? मेटेलिक, जो हमारे मेटल्स थे, रिएक्टिव मेटल्स, देन बीच में ट्रांजिशन, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो मेटल एंड अगर एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि एस वाले सारे मेटल्स थे एंड पी वाले सारे हमारे नॉन मेटल्स थे। तो जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो अलॉन्ग द रो इस तरीके से आ रहे हो तो मेटल से नॉन मेटल, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो ये चीज क्लियर हुई। दिस इज ऑल अबाउट पीरियड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? सेम चीजें अप्लाई कर दो इसी पे, बस उसका उल्टा कर दो। वहाँ हॉरिजॉन्टल रोज थी, यहाँ पे क्या है? वर्टिकल कॉलम। 8 नहीं 18, तो 18 वर्टिकल कॉलम जो हमारे प्रेजेंट है, लंबे लंबे। ठीक है, सीधे सीधे जो वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास है ये वाले, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 एंड 12 तक एंड 13 14 15 16 17 18, ये जो पूरे आप वर्टिकल कॉलम्स देख पा रहे हो दीज आर योर व्हाट? ग्रुप्स। ये आपके क्या है? ग्रुप्स है। तो 18 वर्टिकल आपके कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब जो हमारा क्या था? पीरियड था। पीरियड नंबर क्या दिखाया था? वैलेंस शेल दिखा रहा था। ग्रुप नंबर क्या दिखाता है? ग्रुप नंबर दिखाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अलॉन्ग द ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम, ध्यान रखना ग्रुप जो होता है आपका वो आप टॉप टू बॉटम जाते हो। ठीक है, टॉप टू बॉटम कंसिडर करते हो। ठीक है, एंड जो पीरियड्स होते हैं वो आपके लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट होता है। क्लियर? पीरियड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पीरियड से हमें पता चला वैलेंस शेल कितने हैं, ग्रुप नंबर से हमें पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, सो जैसे अगर मान लो ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स आपके आएंगे उन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं? 1। ठीक है, ग्रुप 2 में कितने के सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप 3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4 के 4, 5 के 5, ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल वाइज अगर हम चले तो लेट सपोज ग्रुप 1 के अगर हमने हाइड्रोजन, लिथियम 2-3 एलिमेंट्स अगर लेते हैं, यहीं पे देखें, हाँ चलो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 में हमारे पास क्या क्या है? हाइड्रोजन है, देन लिथियम है, देन सोडियम है, पोटेशियम है एंड हाली ने की रब से फरियाद, बहुत सारे तरीके हैं। निमोनिक्स बहुत है याद करने के लिए। अगर आपको भी हेल्प चाहिए पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू विद द ईजिएस्ट निमोनिक पॉसिबल। ठीक है, जिससे आप पीरियोडिक टेबल को मिनट में याद कर लोगे, विद इन अ मिनट पूरी टेबल याद कर लोगे। ठीक है, सो
याद कर लो भाई, 20 एलिमेंट्स तक तो ज़रूर बेटा याद कर लो, ज़रूर से याद करो, ठीक है। देन हाइड्रोजन आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, लिथियम थर्ड पे आता है, सोडियम 11 पे आता है, पोटेशियम आपका 19 पे आता है। जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं सबका। हाइड्रोजन तो एक है तो एक ही रहेगा, लिथियम का 2,1 आएगा, सोडियम का 2,8,1 आएगा, एंड हमारा जो पोटेशियम है ये भी हम करके भी देख चुके हैं, 2,8,8,1 ये आया। ध्यान से देखो, ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन में 1, लिथियम के सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1 एंड सो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप 1 के सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। तो समझ में आया, जहां पीरियड्स में पीरियड नंबर हमें शेल की काउंटिंग बता रहा था, वहीं ग्रुप्स में ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बताता है। क्लियर। एंड प्रॉपर्टी ट्रेंड्स देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। देखो अलोंग द ग्रुप आप जा रहे हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 सब में है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे अलोंग द ग्रुप किसी एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट्स के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सो वहाँ पे शेल्स सेम थे, यहाँ पे ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। डाउन द ग्रुप ये जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्लियर। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, अच्छा वहाँ पे पीरियड्स में आपने क्या देखा था, जब पीरियड की हमने बात करी थी तो पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन शेल्स सेम थे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से बढ़ रहा था। यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है एंड शेल्स बढ़ रहे हैं। देखो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक आया ना 1, तो शेल कितने हो गए, के शेल है, सिंपल 1 है। यहाँ पे कितने शेल है, 2 एंड 1, के और एल, तो 2 शेल्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 है, 8 है, 1 है, 3 शेल आ गए। यहाँ पे पोटेशियम के केस में 2 8 8 1, के एल एम एन, 4 शेल आ गए। तो हर बार आप देख रहे हो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जा रहे हो, ग्रुप 1 में नीचे सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अगर हम लेके एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो आप क्या देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 1 1 1 सब में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, बट शेल्स क्या है 1 2 3 4 1 से बढ़ रहा है। तो वैलेंस जो आपके इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं एक्चुअली दे इंक्रीज बाय 1, ठीक है। एंड मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। जैसे पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटेलिक बढ़ रहे थे, जितना ज़्यादा आप लेफ्ट राइट साइड में मूव कर रहे हो नॉन मेटल्स बढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी, राइट। उसी तरीके से ग्रुप में जितना ज़्यादा आप नीचे आते जाओगे उतना ही मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी, नीचे वाले एलिमेंट सबसे ज़्यादा मेटेलिक होंगे। क्लियर, कंपेरेटिव टू द अपर वंस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो आप। नेक्स्ट मूविंग ऑन, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है पीरियोडिसिटी एंड इसका रीजन क्या है हम वो देखते हैं। पीरियोडिसिटी जैसे हमने आपको बताया, पीरियोडिसिटी वर्ड का क्या मतलब होता है। पीरियोडिसिटी मीन्स रेपिटेशन, सिंपली समझ लो। पीरियोडिसिटी का मतलब है रेपिटेशन या किसी पैटर्न में किसी चीज़ का रिपीट होने को ही पीरियोडिसिटी कहते हैं ना, पीरियड ऑफ टाइम या इंटरवल्स ऑफ टाइम ऐसा। तो कुछ पीरियड के बाद कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने के बाद जब कोई चीज़ रिपीट होती है तो हम शो करते हैं कि हम कहते हैं कि वो पीरियोडिक नेचर शो कर रहा है, या उस फिनोमेना को पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या है वो समझते हैं, मतलब क्या है इसका। इट बेसिकली मीन्स अकरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट डेफिनाइट इंटरवल्स in the modern periodic table when elements are arranged in increasing order of their atomic number। मतलब जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो देखा गया कि कुछ डेफिनाइट इंटरवल्स के बाद क्या हो रहा था, जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की वो रिपीट हो रही है, वो बार बार सेम दिख रही है। जैसे हमने अभी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक का एग्जांपल लेके भी समझा, क्या हो रहा था यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ लिथियम मेटलिक के प्रॉपर्टी शो कर रहा था। एंड यहाँ लास्ट में इसी ग्रुप, इस पीरियड के पीरियड नंबर अगर हम 2 की बात करें, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है एंड आपका नियॉन लास्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट मेटलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लास्ट तक आते आते वो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी शो करने लगा उसके एलिमेंट, ठीक है। बट नियॉन के बाद जैसे ही पीरियड 3 में एंटर हुए, पीरियड 2 के खत्म होते ही जैसे पीरियड 3 में एंटर हुए, जो पहला एलिमेंट मिला वो अगेन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी की रेपिटेटिवनेस। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि जब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको जब हमने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तब हमने क्या देखा कि जो प्रॉपर्टीज थी हर एक एलिमेंट की वो कुछ डेफिनाइट इंटरवल्स के बाद, कुछ एलिमेंट्स के बाद क्या कर रही थी, रेपिटेशन या एक मतलब पहले वाले के सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रही थी, ठीक है। ये चीज़ हमें उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। क्लियर। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द डेफिनाइट इंटरवल्स आर द डिफरेंस ऑफ ईदर 2 8 18 32 इन एटॉमिक नंबर। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें
तो यहाँ पे आप बेटा देख सकते हो कि दो एलिमेंट्स के बाद, जैसे पहले पीरियड में अगर बात करो तो दो एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई, मतलब पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, दो एलिमेंट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आया वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था पहले वाले से, लिथियम मेटल है एंड हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 2 के बाद 8 एलिमेंट्स मतलब लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट कौन सा आएगा, नियॉन के बाद जाते ही सोडियम, तो लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम हो गई। ऐसे ही 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे जाते जाते आपका रेपिटेटिवनेस या जो इंटरवल्स की बात करिए कि कुछ इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टी सेम हो रही है, तो वो इंटरवल्स यही है कि इतने 2, 8, 8, 18 और 32 ऐसे एटॉमिक नंबर्स के बाद प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होती है। क्लियर, ये चीज़ हमने। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों? ठीक है मैम, आपने ये बता दिया होता है, पर क्यों होता है? क्यों होता है भाई, क्यों होता है? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। स्टार्टिंग में बेटा अगर आपको ध्यान होगा, हमने जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम एक चीज़ बेसिकली जब हमने हिस्ट्री या एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो जब हमने मोसले सर के बारे में पढ़ा तब एक बात उन्होंने बोली थी कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे एंड उनके अरेंजमेंट पे भी। ये भी बात हेनरी मोसले सर ने बोली थी, राइट। तो यहीं से आता है इसका रीज़न भी, सिंस the properties of elements depend upon the number and arrangement of electrons in various shells including valence shell। क्योंकि प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उस पे एंड उनके अरेंजमेंट पे। एंड हमें पता है कि आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर्स। और हमें पता है कि कुछ हमारे डेफिनाइट इंटरवल्स के बाद जो वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है वो सेम होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल लो, लिथियम का और सोडियम का, या थोड़ा बड़ा भी अगर, चलो तीनों का ले लेते हैं। लिथियम 3rd नंबर पे आ रहा है, सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है एंड पोटेशियम इज ऑन योर 19th नंबर। जरा इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, ठीक है। लिथियम का करा 3 है तो 2,1, देन सोडियम का करा तो 2,8,1, देन अगेन आपने करा सोडियम का पोटेशियम का तो यू विल गेट 2,8,8,1, ये मिला। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमें पता है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स और उनके अरेंजमेंट पर डिपेंडेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इसमें थे, 11 इसमें थे, 19 इसमें थे, हमने उनको अरेंज करा, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब क्या, अब बोल रहा है कि हमने ये भी देखा, ये तो हमें पता थी बात कि इलेक्ट्रॉन उनके अरेंजमेंट पे डिपेंडेंट है, हमने ये भी देखा कि कुछ इंटरवल के बाद जो वैलेंस शेल, ये वर्ड ध्यान दो बेटा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम देखने को मिलता है। मतलब वैलेंस शेल कौन सा होता है, आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला। तो लिथियम का सबसे बाहर वाला कौन सा है, 1। सोडियम का बाहर वाला शेल कौन सा है, 1 जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एंड पोटेशियम के भी वैलेंस शेल बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो देखो तीनों में 1 1 1 शो हो रहा है, तीनों में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिल रहा है, राइट। सो यहीं से ये बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन पे एंड उनके अरेंजमेंट पे डिपेंडेंट है। साथ ही साथ हमें पता है कि हर एक कुछ डेफिनाइट इंटरवल्स के बाद हमें जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम देखने को मिलता है। तो इस सेम इनके आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी देखने को मिल रही है या रेपिटेटिव नेचर देखने को मिल रहा है। क्लियर। सो मीनिंग समझ में आया कि पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है एंड क्यों पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। क्लियर, समझ में आ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना एंड अगर कुछ आपको डाउट भी हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करना। वी विल ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन, चाहे वो लाइव सेशन हो चाहे रिकॉर्डेड हो, कुछ भी होगा हम नेक्स्ट सेशन में उसे रिजॉल्व करेंगे। क्लियर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अच्छा अभी तक तो हमने समझा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है एंड क्यों होती है। अब हम देखेंगे कौन कौन सी होती है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, सो द प्रॉपर्टीज विच अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स इन द पीरियोडिक टेबल आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड इसी फिनोमिना को पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो बेसिकली वो प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की जो क्या होती है, कुछ डेफिनाइट इंटरवल्स के बाद, कुछ सीक्वेंसेस के बाद, कुछ पैटर्न के बाद खुद को रिपीट कर रही है या सिमिलर नेचर शो कर रही है, उन्हीं को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं एंड इस फिनोमिना को पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, राइट। अब ऑफ एलिमेंट्स, क्लियर। एंड कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो अब हमें पढ़नी है वो कौन कौन सी है, तो देखो फर्स्ट वन इज योर एटॉमिक रेडियस, सेकंड इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटलिक एंड मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा, और ये तो आपकी मेन सिलेबस में पूछी गई है, इसके अलावा जो अदर प्रॉपर्टीज हैं जिसपे और डिपेंडेंट भी है वो कौन कौन सी है, डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्सीसाइड्स, हाइड्राइड। बेसिकली जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले अभी जो हमारी मेन प्रॉपर्टीज है इनसे अगर हम इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एंड किन किन चीज़ों पे ये डिपेंडेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज योर एटॉमिक रेडियस। अच्छा रेडियस होता क्या है,
व्हाट इज रेडियस? आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रेडियस क्या होता है. व्हाट इज अ रेडियस? सिंपली अगर हम रेडियस, पहली बात तो किस शेप में, किस ज्योमेट्रिकल फिगर में हम यूज़ करते हैं, सर्कल में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं. रेडियस का सिंपल सा मतलब होता है, लेट सपोज ये एक सर्कल है, एक्चुअली है बट परफेक्ट सर्कल नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये सर्कल है. ठीक है, सर्कल में हमें पता है सेंटर से ये जो सर्कमफेरेंस या बाउंड्री होती है यहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. यही हमारा रेडियस होता है, राइट. सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो वही आपका रेडियस हो गया. क्लियर. अब इसी से रिलेट करके जरा एटॉमिक रेडियस को समझते हैं. सो पहली आपकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, दिस इज योर एटॉमिक रेडियस. क्या होता है, व्हाट डज इट मीन्स? सिमिलरली जैसे मैथ्स में होता है वैसे एटॉमिक रेडियस यहाँ पे भी है, बट एटम के टर्म्स में. ठीक है, कैसे? सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. सो मान लीजिए कि अगर ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर गिवन है, किसी भी एलिमेंट का, लेट सपोज ये एक एटम है. सो बीच में हमारा मान लो न्यूक्लियस होता है, राइट. मान क्या लो, मतलब होता ही है, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है. सो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, वहां तक की ये जो डिस्टेंस है, शेल के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो बेटा डिस्टेंस होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं. क्लियर, एटॉमिक रेडियस कहते हैं. समझ में आया? समझ में आया? न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक. नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसको भी नाम, देखो मेरी क्लास है इजी लर्निंग के बारे में, चीज़ों के नाम में ही उनका मीनिंग समझो. ठीक है, चीज़ों के नाम में ही उनका मीनिंग जो होता है छुपा होता है. एटॉमिक रेडियस था, रेडियस हमें मैथ्स में हमने पढ़ रखा था, उसे एटम से रिलेट कर दिया, हमें पता चल गया एटॉमिक रेडियस क्या है. क्यों ऐसे पढ़ना जरूरी है? ताकि इन केस अगर आपको आपके बोर्ड्स के टाइम पे, फाइनल्स के टाइम पे, किसी भी एग्जाम में, लाइफ में कभी भी मान लो बुकिश लैंग्वेज वाली डेफिनेशन नहीं आई, तो एटलीस्ट टॉपिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, समझा हुआ है, तो अपने आप से तो फ्रेम कर लोगे ना, अपने आप से तो आप डेफिनेशन लिख पाओगे ना. सो दैट्स वाई चीज़ों को रिलेट करते हुए ईजी वे में समझो, आपके लिए उतना ईजी होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल. अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल नाम से जरा मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं. आयनाइजेशन मतलब कोई चीज़ जो कि आयन से रिलेटेड है. आयन्स क्या है? एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज हो. इतना तो हमें पता है, बेसिक सी बात. कोई भी एटम है उसके ऊपर अगर चार्ज है तो वो आयन होता है. ठीक है, आयन दो तरीके के, पॉजिटिव, वो सब नहीं जानना. कोई भी एटम उसके ऊपर अगर कोई चार्ज है तो वो आयन है. अच्छा, अब चार्ज आता कब है? चार्ज मैम दो तरीके से आता है. या तो कोई अपना एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल का है वो देगा, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज देने वाला हमेशा बड़ा होता है. तो अगर वो कोई एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, देने वाला बड़ा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. एक तो ये तरीका है आयन बनने का. दूसरा, या तो एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला छोटा हो गया भाई देने वाले से, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. तो दो ही तरीके हैं मैम एटम को आयन बनाने के लिए, चार्ज गेन करने के लिए. या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज ले ले, या किसी से इलेक्ट्रॉन लेके खुद पे नेगेटिव चार्ज ले ले. ठीक है, तो ये आयनाइजेशन से हमें पता चला है, आयनाइजेशन इज द प्रोसेस टू मेक एन एटम एन आयन. ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्या है? बेसिकली टेंडेंसी. पोटेंशियल आप कह सकते हो कि कितनी ताकत है उसके अंदर खुद को आयन बनाने की. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली किसी भी एटम का वो पोटेंशियल, वो टेंडेंसी कि वो आयनाइज हो पाए, आयन में बन पाए. सो क्या देखते हैं एनर्जी के टर्म्स में क्या है भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल. डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है. अब देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. सो बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. अच्छा, जरा पहले एक वर्ड को समझ लो, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब. अच्छा, अगर आपको किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती लेनी है या देनी है, दे तो दो गई आसानी से, मान लो ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ लेनी है तो कैसे लोगे? जब वो किसी ग्रुप में है, मान लो आपको अपने फ्रेंड से कोई चीज़ लेनी है. ठीक है, फ्रेंड भी क्या ही बोलेंगे, आपका एक क्लासमेट है जिससे आपकी वो ज़्यादा बनती नहीं है, और उसका भी एक ग्रुप है दोस्तों का, आपका भी एक ग्रुप है, क्लास में ग्रुप्स होते हैं ना. मान लो किसी ऐसे बच्चे से, ऐसे क्लासमेट से आपको कुछ लेना है जिससे आपकी ज़्यादा बनती नहीं है, पर ज़बरदस्ती लेनी ही लेनी है वो चीज़ आपको उससे. ठीक है, क्या करोगे? अकेले जब वो होगा तब जाके उससे छीन के ले लोगे, या फिर जब वो अपने पूरे ग्रुप में होगा, पूरे उसके साथी सारे, पूरी गैंग होगी उसकी, तब जाके लोगे? अकेले होगा तभी ना. सो किसी भी एटम से भी उसी तरीके से, किसी भी एटम से भी अगर इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम लेता है या एलिमेंट लेता है, तो कब लेता है, कब वो देगा इजली? जब वो आइसोलेटेड, जब वो अकेला होगा. अच्छा, जब कोई भी एटम अकेला होगा तो किस स्टेट में होगा? देखो, अगर स्टेट की बात करें सॉलिड लिक्विड गैस, तो अगर तो मान लो कोई एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तब होता है जब वो किसी दूसरे के साथ होगा, तो यानी कि अकेला नहीं है. लिक्विड स्टेट में भी तब होगा जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना रहा होगा, तो भी नहीं. सिर्फ गैसियस स्टेट ऐसी होगी जब कोई एटम अकेला पॉसिबल होगा. जब वो गैसियस फॉर्म में है कोई एलिमेंट, यानी कि वो अकेला है उस टाइम, उसकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं हुई, वो अकेला है. ठीक है,
सो आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब यही है, जब कोई एटम गैसियस स्टेट में है तब वो आइसोलेटेड है, तब उस टाइम पे जब उसको तब वो जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन देगा, उस चीज से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। सो बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इट इज द एनर्जी जो किसी एलिमेंट को लगती है, किसी एटम को लगती है, क्या करने में, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। मान लो m क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, m ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, अच्छा देने वाला होता है बड़ा, लेने वाला होता है छोटा, m कोई एक मान लो एलिमेंट है, वो दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा हो गया यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसने भी लिया होगा उसके ऊपर XYZ कोई भी हो वो नेगेटिव चार्ज, तो m ने दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया एंड प्लस इलेक्ट्रॉन एक आ गया, क्योंकि वो एक दे रहा है तो एक पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यही जो चीज़ है आप देख रहे हो, तो m को पॉजिटिव बनाने के लिए, m के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए क्या हुआ होगा, m को कुछ एनर्जी लगी होगी अपना एक बाहर वाला वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन देने में। लेट सपोज यहीं पे ले लेते हैं कि मान लो ये m एलिमेंट है, ये इसके शेल्स है, इसके पास 2 है, इसके पास लेट सपोज एक ही है, ठीक है, मान लो लिथियम का ही है, ठीक है, एक लिथियम 3 होते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर, लिथियम का यही स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। मान लो लिथियम है, उसने अपना बाहर वाला एक वैलेंस, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर लिथियम को अपना एक ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तभी तो वो मेटल अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए एलिमेंट को अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ रहा है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा तभी तो वो पॉजिटिव का चार्ज गेन करेगा। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही होती है हमारी क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इट इज एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल व्हेन इट इज इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई, सो ये भी एनर्जी के टर्म्स में ये देखो क्या है, सो बेसिकली वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो एनर्जी थी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब कोई दूसरा एटम क्या कर रहा है, गैसियस स्टेट में होने पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म एन एनायन। लेने वाला छोटा होता है, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन कहते हैं, पहली चीज तो यानी कि नेगेटिव आयन को फॉर्म, बेसिकली जब किसी एटम को अपने आप को नेगेटिव आयन जब कोई एटम बनाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो लेने में क्या एनर्जी लग रही है वो होती है आपकी क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी लग रही है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल, और लेने में जो एनर्जी लग रही है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर। सो मान लेते हैं एक्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, यहाँ एक्स कोई एलिमेंट था, उसने किसी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेट सपोज इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कौन सा ले, फ्लोरीन ले लेते हैं। लेट सपोज फ्लोरीन का अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसके 2 यहाँ पे हो गए एंड और मान लो 7 यहाँ पे हो गए, 3 4 5 6 7। अच्छा अब इसको स्टेबल होने के लिए एक चाहिए था, तो मान लो कोई भी एक एलिमेंट है वो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, तो उसका वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पे ऐड करने के लिए फ्लोरीन क्या करोगे, पहले फ्लोरीन अकेला था, उसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा है अपने में तब, और लेके उसने अपने ऊपर निगेटिव का चार्ज, लेने वाला छोटा, तो निगेटिव चार्ज गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी लगी वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बेटा वो समझो। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेसिकली इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। अच्छा पहले क्या था, खुद में जब, अच्छा कंपाउंड फॉर्मेशन, यहाँ पे तो सिंपली बात थी लेन एक एटम के आयंस के बारे में बात हुई थी, तो वहाँ तो केस आया आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जब हम कंपाउंड की बात करेंगे, यानी कि जब 2 एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे होंगे, लेट सपोज HCl या NaCl कोई भी एग्जाम्पल ले लो। अगर हम HCl की बात करें, हमें पता है HCl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 होते हैं। हमें पता है कि इन दोनों में आपस में क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, साथ में मिलके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं HCl का, ठीक है। सो बेसिकली अब H की क्या टेंडेंसी है कि वो, अच्छा अब H है Cl है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन, तो अगर दोनों को साथ साथ रख सकते हो, अगर रखोगे मान लो, तो क्या होगा, दोनों ही आपस में एक दूसरे अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्लोरीन भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट
दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है जब वो कंपाउंड फॉर्म करे। सो बेसिकली एटम्स जब एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उस टाइम एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है, जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, उसे ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मान लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, और क्लोरीन की 3 होती है, ठीक है। सो अब ज़्यादा किसकी है, 2 पॉइंट समथिंग या 3, तो 3 ज़्यादा है। सो क्या करता है, HCl के फॉर्मेशन में हमेशा क्लोरीन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को लेके फाइनल प्रोडक्ट HCl देता है, ठीक है। सो ये जो 2 पॉइंट लेट सपोज 8 था, तो 2.8 और ये जो 3, ये जो स्ट्रेंथ है या टेंडेंसी है एलिमेंट्स की कंपाउंड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, बेसिकली उसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्लियर, ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। लास्ट आती है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, ये आपको पता ही है क्या होता है भाई। सो अगर हम बात करें इजी वे में समझे कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के हिसाब से, सो अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दूसरे को देता है, तो वो मेटल है, एंड अगर लेता है तो वो क्या है, नॉन मेटल है। सिंपली अगर एक ईजी तरीके से याद करना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से समझ लो, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है वो होते हैं हमारे मेटल्स, ठीक है। एंड जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 6 या 7 है, क्योंकि 8th वाले इनर्ट गैसेज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे हमारे होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। और डेफिनेशन वाइज समझना है तो नॉन मेटल्स बेसिकली वो होते हैं इफ इट गेन्स 1 और मोर, तो अगर कोई ऐसा एटम है, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अगर ले रहा होगा तो वो नॉन मेटल है, एंड अगर वो लूज कर रहा है यानी कि अपने किसी और को दे रहा है तो वो मेटल है। क्लियर, लेगा तो नॉन मेटल है, देगा तो मेटल है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे यहाँ x है, x ने इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड किया, किसी से लिया है, तो वो हो गया नॉन मेटल, ठीक है। और m ने अपना भी इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, m चेंजेस टू m प्लस एंड एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, तो वो हो गया हमारा मेटल। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस ईच प्रॉपर्टी कि क्या उसका इफेक्ट पड़ता है पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हो या जब आप टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप मूव करते हो, तो क्या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आता है, क्या उसमें चेंज आता है, वो बढ़ता है कि घटता है। अच्छा, ये सब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे आगे के चैप्टर्स भी समझ नहीं आएंगे। आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू अगेन अगेन। प्लीज़ बेटा बहुत ध्यान से अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलो। इस चैप्टर से जो 6 to 8 मार्क्स के भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 6 मार्क्स के भी आ रहे हैं कम से कम, तो वो कहीं लूज ना हो, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पहली प्रॉपर्टी विच इज़ योर एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज, सिंपल अगर बोलो, या क्या होता है एटॉमिक रेडियस, अगर इस टर्म्स में बात करें हम तो क्या होता है वो समझते हैं। रेडियस से समझो, जैसे अभी हमने पहले समझा ना, रेडियस क्या होता है। मान लो एक सर्किल है, मान लो कि एक सर्किल है, एग्जैक्टली तो नहीं है लेकिन चलो, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक या आउटर मोस्ट बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है उसे ही हम रेडियस कहते हैं, वही हमारा रेडियस होता है। अब एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटम के केस में क्या होगा, यानी कि एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट बाउंड्री तक। अब आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है क्या, या एटम के सेंटर को क्या कहते हैं, एटम के सेंटर को हम कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस से अगर हम बात करें बेटा, तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल, अब यहाँ पे बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं ना, बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक जितनी डिस्टेंस होती है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एंड उसी पे डिपेंड करता है हमारा एटम का साइज, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ही ज़्यादा उसका साइज होगा। ऑफ कोर्स यही चीज़ होगी, सबसे इजी तो एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन क्या हुई, क्या दैट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो मान लो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है बेटा, यही हमारी हो जाती है एटॉमिक रेडियस। क्लियर, यही हो जाती है हमारी रेडियस, एटॉमिक रेडियस। एंड एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट, थोड़ी सी आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए एक चीज़ याद रख लो, पूछता नहीं है बट एटॉमिक रेडियाई जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट, आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड यहाँ पे ए नॉट होता है, छोटा सा सर्किल, जैसे डिग्री का सर्किल होता है ना, इसको डिग्री नहीं बोलते, दैट इज कॉल्ड ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट कहते हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस, हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस तो मैम पता चल गया कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके बाहर तक की जो डिस्टेंस है वही उसका एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, समझ गए। बट किस बेसिस पे अब आपको पता चलेगा कि ये लेफ्ट टू राइट जाने पे या टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रहा है कि घट रहा है, कैसे जज करें मैम। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा, हर एक प्रॉपर्टी के लिए कुछ फैक्टर्स है। जैसे अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ शेल्स एंड दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होते हैं ये, नंबर ऑफ शेल्स है तो समझ रहे होगे, नंबर ऑफ शेल्स
मीन्स मान लो ये सर्किल है, अब मान लो अगर ये एटम है, अगर बीच वाला है पूरा आपका न्यूक्लियस का एरिया, ठीक है, तो इसमें कितने शेल्स हो गए, 1 2 3, कौन कौन सा, ये वाला 1, ये वाला 2 एंड ये आउटर मोस्ट वाला 3, तो यहाँ पे 3 शेल्स हो रहे हैं। अब आप यहीं से आप बेटा खुद से भी समझ सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर मान लो किसी एटम में सिर्फ एक ही 2 शेल है, या किसी एटम में लेट सपोज सिर्फ एक ही शेल है, ये न्यूक्लियस आ गया बीच में एंड सिर्फ एक ही शेल है, किसका रेडियस ज़्यादा है, किसका साइज ज़्यादा है, अब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस ज़्यादा है कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ये ज़्यादा है एंड ये कम है, मतलब जैसे जैसे आपके शेल बढ़ेंगे आपका क्या होगा, साइज में या रेडियस में कम आएगा। तो ये चीज पहला फैक्टर कि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या करेगा, इफेक्ट एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट आएगा, साइज भी आपका इंक्रीज करेगा ना, साइज देखो ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी तो बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है मतलब साइज बढ़ रहा है, तो इफ शेल्स आर इंक्रीजिंग साइज विल आल्सो इंक्रीज। दूसरा फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज, तो जैसे जैसे बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है साइज कम होता जाता है, कैसे होता जाता है वो समझो। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, मान लो कोई भी एक एटम ले लो, कोई भी एक एटम ले लो, ए नाम से ले लेते हैं, ठीक है, अभी मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है लेट सपोज, एंड ये उसके पास ये उसका मान लो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड लेट सपोज वो कौन से एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर मान लो उसका एटॉमिक नंबर अभी है चलो एक और कम कर देते हैं, ऐसे समझ में आएगा। अगर हम यहाँ देखें, एटॉमिक नंबर छोड़ो यहीं से समझो, मान लो अगर ये कोई ए एलिमेंट है एंड इसके पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मान लो लिथियम के लिए ले ले तो 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अगर हम बात करें तो लिथियम 3 एटॉमिक नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, लिथियम 3rd एटॉमिक नंबर में आ रहा है, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी 3 है, प्रोटॉन्स भी कितने हैं वो भी 3 है। हमें पता है ना कि न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस में यहाँ बीच में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस तभी ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, एंड ये जो आप येलो येलो वाले देख रहे हो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे आर निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स के ओवरऑल न्यूक्लियस के पॉजिटिवली चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए, आप कह सकते हो कैंसिल करने के लिए, जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव चार्ज के साथ जो उससे बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। अब जैसे जितना एटॉमिक नंबर होता है उसी पे बेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। अब मान लो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, क्या हुआ, मान लो लिथियम वाले के केस में, लिथियम क्या और कोई भी ले लो अगर एग्जांपल, चलो लिथियम से समझ लो, अगर हम लिथियम की बात करें, एक हमने लिथियम लिया, एक हम ले लेते हैं क्या ले, कार्बन ले लो, चलो कार्बन, नाइट्रोजन ले लो, चलो नाइट्रोजन इज ऑन 7th कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ना भी ड्रॉ करें, यहीं से समझो तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं, हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 7 ही हमारे पास, तभी तो प्रोटॉन्स भी 8 क्यों लिख दिया भाई, 7 ही प्रोटॉन्स होंगे, राइट, 7 ही प्रोटॉन्स है, यानी कि आप देख रहे हो ना जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3 थे तो यहाँ पे प्रोटॉन्स भी 3 थे, राइट। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी कितने आ गए, 7 आ गए, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स भी 7 आ गए, 7 आ गए। अब आप खुद सोचो, अभी यहाँ पे इस केस में 3 प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन लेट सपोज हमारे आउटर मोस्ट शेल में आएंगे उस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना होल्ड लगा रहे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे होंगे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है हमारे प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाते, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखो 3 से आप 7 पे गए, राइट, 3 से आप 7 पे गए तो 3rd एटॉमिक नंबर से 7th एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट, 3 से 7 एटॉमिक नंबर बढ़ा, प्रोटॉन्स की क्वांटिटी भी दोनों में बढ़ी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। न्यूक्लियर वर्ड मतलब न्यूक्लियर चार्ज वर्ड से ही क्या सुनाई दे रहा है, देखो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज वर्ड से ही पता चल रहा है चार्ज ओवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है। तो आप खुद सोचो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, प्रोटॉन्स यहाँ पे 3 था तो 3 प्रोटॉन थे, 7 एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो प्रोटॉन भी 7 हो गए। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, या सिंपली बोलो कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का चार्ज भी तो बढ़ रहा है, राइट। सो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि जब आप मूव करते हो लेफ्ट टू राइट, या जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपका न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, बढ़ता है। रुक जा भाई, कहाँ चला गया, फटाफट चलो 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 चलो, कहाँ है ये सब तो हम पढ़ चुके, यहाँ पे आ जाते हैं,
ठीक है। सो जैसे जैसे आपने देखा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ रहा है, ये चीज़ तो समझ गए। साइज कैसे डिक्रीज हो रहा है, अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस के पास 3 प्रोटॉन थे जो कि पॉजिटिव वाले हैं, एंड मान लो ये आउटर मोस्ट शेल पे ये कुछ फोर्स लगा के खींचते हैं। आपको ये पता है न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, कि न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, वो तो ओवरऑल चार्ज होता है न्यूक्लियस का पॉजिटिव का, वो पॉजिटिव चार्ज हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, खींचता है तो मतलब श्रिंक होगा, साइज डिक्रीज होगा। अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो मान लो F फोर्स था, 3 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का फोर्स F था, 3 का 3F हो गया। अब यहाँ पे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को 3F फोर्स से खींचा जा रहा है। वही मान लो एटॉमिक नंबर बढ़ गया, अब आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को मान लो 7 एटॉमिक नंबर आ गया, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी 7 हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वालों को खींच रहे हैं, और जोर से खींचेंगे तो साइज और छोटा हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, मान लो एक बाउंड्री है, उसे आप अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचोगे तो उसका साइज छोटा होगा, राइट। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, बीच वाले न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, वो और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, एंड जो ओवरऑल साइज होता है एटम का वो डिक्रीज होता है। तो समझ में आया, शेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, और दूर होता जाएगा साइज बढ़ेगा। बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियस स्ट्रांग होता जाएगा, वो उतनी ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा एंड साइज को छोटू कर देगा, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज होता है कम, ये चीज हमने समझ ली। अब आ जाते हैं ट्रेंड्स को समझने के लिए। सो पहले हम बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड, मतलब पीरियड वाइज, यानी कि 1 to 7 वाले जो आपके पीरियड है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई थी। सो पीरियड वाइज अगर हम बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या चेंज आता है, फैक्टर वही रहेंगे, उन्हीं 2 फैक्टर का चेंज डिसाइड करेगा कि ओवरऑल पे क्या चेंज आएगा। तो बेटा जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नंबर ऑफ आपके शेल्स बढ़ते हैं क्या? क्या पीरियड नंबर, जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स के शेल्स अलग होते हैं? नहीं, हमने पढ़ा था कि पीरियड नंबर यही तो डिनोट करता है कि पूरे उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, वही डिसाइड करता है। सो अलॉन्ग द पीरियड, मान लो अगर आपने पीरियड नंबर, लेट सपोज किसकी बात करें, लेट्स सपोज पीरियड नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीरियड नंबर 3 में आपने देखा था कि मान लो पहला एलिमेंट कौन सा लोगे, कोई भी ले लो, मतलब ऐसी बात है कि अगर पीरियड वाइज हम बात करें, चलो अगर टेबल से देख के आते हैं, कहाँ है पीरियोडिक टेबल, कहाँ है पीरियोडिक टेबल, यहाँ है पीरियोडिक टेबल। यहाँ से देखो, अगर हम पीरियड वाइज बात करें पीरियड नंबर 3 की, तो अगर 1 2 3 ये थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड में अगर हम बात करें लेट सपोज मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में टोटल कितने शेल्स है, मैग्नीशियम आता है किस नंबर पे हमारा, किस नंबर पे आता है भाई, 12th नंबर पे आता है। तो 12th नंबर का जरा कॉन्फिगरेशन देखो कैसे होगा, 2,8,2, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें लेट सपोज क्लोरीन की, जो कि आता है 17 नंबर पे, ठीक है, क्लोरीन का 2,8,7। शेल्स अगर देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो ये 2 आ गया के शेल में, ये एल शेल में एंड ये एम शेल में, के एल एम, नंबर ऑफ शेल्स 3 रहे। सेम उसी पीरियड के कोई दूसरा एलिमेंट, लेट सपोज क्लोरीन लिया, तो इसमें भी 3 ही शेल आए, के एल एम, तो शेल नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, 3 ही है। सो अलॉन्ग द पीरियड बेटा जब भी हम बात करेंगे, सो हमेशा ध्यान में रखना कि अलॉन्ग द पीरियड जब आप मूव करते हो तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। अब सेम रहते हैं तो क्या साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब सेल ही सेम है, साइज बढ़ा ही नहीं, ना शेल घटा ना बढ़ा, सेम रहा, तो शेल्स की वजह से साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज, क्या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कि घटता है? जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो क्या हो रहा है, एक हिसाब से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और हमें पता है जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एंड न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स साइज डिक्रीज होगा, जैसा कि हम डिस्कस करके आए कि प्रोटॉन्स और स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, साइज श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या देखने को मिला कि ओवरऑल हमें डिक्रीज देखने को मिला, यानी कि जब भी हम अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें यहाँ से पता चला एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप, जब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, तो पहला फैक्टर नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, जब आप टॉप से बॉटम आते हो नंबर ऑफ शेल्स ही तो चेंज होते हैं, हर एक ग्रुप नंबर में क्या होता है, 1 + 1 से हमारा क्या बढ़ रहा होता है, शेल नंबर बढ़ रहा होता है, ठीक है। सो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स साइज भी बढ़ेगा, और दूर होता जा रहा है बाहर वाली लेयर तो साइज बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। दूसरा आता है न्यूक्लियर चार्ज, हमें पता है डाउन द ग्रुप भी हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, एंड अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था। बट क्या देखा गया, ये देखा गया कि मान लो अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, मान लो अभी किसी कोई भी एलिमेंट ई है, उसके पास 2 शेल थे तो साइज में मान लो साइज था 2r, अब 3 शेल हो गए तो साइज हो गया 3r,
मान लो 3R, ठीक है। वहीं देखा गया ये था शेल्स के बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ गया, शेल्स बढ़े तो साइज भी बढ़ गया। वहीं देखा गया कि जब नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ा तो इसी के लिए मान लो 3 शेल वाला कोई एटॉमिक नंबर आ गया, पहले 2 वाला था अब वो 3 पे, तो वहां पे देखा गया कि ये जो अंदर की तरफ अट्रैक्शन है, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से साइज में डिक्रीज तो हुआ है, बट वो डिक्रीज कहीं ना कहीं क्या हो गया, जो है डोमिनेट नहीं कर पाया साइज की वजह से आने वाले इंक्रीज को। मतलब शेल्स के बढ़ने से साइज में इंक्रीज हुआ है एंड वही सेम टाइम पे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज कम भी हुआ है, बट इंक्रीमेंट ज्यादा था कंपैरेटिवली डिक्रीमेंट से। सो ओवरऑल देखा गया कि नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीमेंट की वजह से जो चेंज आया है उसने चार्ज के इंक्रीज की वजह से जो चेंज आया था उसे डोमिनेट कर लिया। एंड देखा गया कि जब भी आप अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, क्लियर, सॉरी इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, साइज बढ़ेगा। सो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज छोटा होता जाएगा, ऊपर से नीचे आने में साइज इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्या है हमारी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाम से ही समझो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वो टेंडेंसी या पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट का जो उसे आयनाइज होने में लग रहा है, यानी कि आयन फॉर्म करने में लग रहा है, बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने में लग रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन से समझते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। व्हाई आइसोलेटेड गैसियस एटम, पहले वो समझते हैं। तो बेटा ऐसे समझो कि मान लो कोई भी कंपाउंड होगा तो वो कंपाउंड कोई एलिमेंट से मिलके बना है, कोई एलिमेंट है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने, तो ये साइकिल उल्टा आ गए हम लोग, वही होती है ना बेसिकली, वही कि आपका एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, एलिमेंट से कंपाउंड है, कंपाउंड से आगे जो भी सब्सटेंसेस है वो बनते हैं, वो साइकिल। अगर इसको उल्टा उल्टा देखें तो कंपाउंड किसी एलिमेंट से बन के मिले, एलिमेंट्स मॉलिक्यूल से मिल के मिले, मॉलिक्यूल्स एटम से बन के मिले। अच्छा, अब मान लो अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, वो मिला है मॉलिक्यूल से, अब यानी कि कई सारे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कम से कम 2 तो होंगे जो मिलके कोई एलिमेंट बना रहे हैं, या मॉलिक्यूल से समझो किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स लगते हैं, यानी कि 2 एटम्स तो एक साथ होंगे ही होंगे तभी मॉलिक्यूल बन रहा होगा। तो मॉलिक्यूल में से क्या इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है? मान लो आपकी किसी अपने क्लास के कोई स्टूडेंट है आपका क्लासमेट, उससे नहीं बनती एंड जबरदस्ती उसके पास कोई चीज़ जो टीचर ने उसे दिया वो आपको भी चाहिए, वो आप उससे चाहे छीन के ले लो, तो अब उसका भी कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपका भी है, अगर आपको उससे वो चीज़ छीननी होगी, लेट सपोज आप अकेले जा रहे हो खुद को बहुत ब्रेव मानते हुए उससे वो चीज़ छीनने, तो कब उससे वो चीज़ छीनने जाओगे? जब वो अकेला होगा या जब वो पूरे झुंड में पूरे ग्रुप में होगा? ग्रुप में जाओगे तो बेटा पिट के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है, जाओगे तब मांगने, अब जाओगे दोस्तों के सामने अपने ग्रुप में तो बोल के जाओगे बहुत दबंगई से लड़के लाए हो वो चीज़, पर क्या होगा? अकेले जाके तो चाहे रिक्वेस्ट करके भी ले आओ कि भाई दे दो, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे ग्रुप में मैंने बोल दिया कि मैं तुमसे ला के दिखाऊंगा, है ना। तो बेसिकली बात यह है कि जब भी कोई चीज़ दूसरी से लेने जाओगे तो कब? जब वो अकेला होगा, यानी कि आप अगर किसी दूसरे मान लो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हो या ले रहे हो तो कब लोगे? जब वो आइसोलेटेड अकेला होगा, जब वो अकेला होगा एंड अकेले फेज में बेटा जनरली गैसियस स्टेट में ही एटम होता है, तभी वो आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो आइसोलेटेड कब होगा? जब वो गैसियस फेज में होगा, बिकॉज अगर वो सॉलिड है तो भी कोई और एटम कोई उसके साथ है, जब वो लिक्विड स्टेट में है तो भी कोई और उसके साथ में, अकेला वो गैसियस स्टेट में ही होता है। तो गैसियस आइसोलेटेड ये वर्ड यहाँ से आ रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब अकेला गैसियस स्टेट में जब एटम है तब हम उस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी यूज करते हैं वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल होता है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम दैट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। जैसे मान लो कोई m हमारे पास एक एलिमेंट है, अब उसमें से अगर हमें एलिमेंट निकालना है यानी कि उसे m+ में चेंज करना है एंड वो तभी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से वो अपना इलेक्ट्रॉन 1 दे रहा है इसलिए 1 पॉजिटिव का चार्ज गेन कर रहा है, देने वाला बड़ा, तो m अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बड़ा हो गया, पॉजिटिव चार्ज गेन कर गया। अब यहाँ हुआ क्या होगा? बेसिकली m में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा, तब वो m+ में चेंज हुआ है। जब m ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो 1 पॉजिटिव का चार्ज लिया अपने ऊपर, ठीक है। सो अब 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करने में जो एनर्जी लग रही है वही होती है बेटा हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी, एंड इसकी भी यूनिट फॉर योर नॉलेज पर्पस होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV पॉजिटिव में, Y पॉजिटिव बताते हैं आगे, तो याद रखना आयनाइजेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फैक्टर्स जैसे एटॉमिक साइज को के जज करने के लिए कि बढ़ेगा कि घटेगा लॉन्ग द पीरियड या ग्रुप फैक्टर थे, इसमें भी है। पहला फैक्टर फॉर द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आप खुद सोचो उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा होगा? कम हो जाएगा। क्यों? अब देखो, अब मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट ये है, मान लो एलिमेंट 1, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल है एंड इसमें ये पड़ा है इलेक्ट्रॉन, और एक और बना दे, कहाँ बना दे? एक बना दे यहाँ पे, ठीक है।
एक एलिमेंट है ये एलिमेंट 2, ठीक है, एंड इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है ये। अब आप खुद सोचो क्या होगा। मान लो एटॉमिक साइज बोल रहा है बढ़ेगा तो एनर्जी कम चाहिए। अब यहाँ पे मान लो साइज किसका छोटा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, छोटे वाले में पहले समझते हैं। अगर अच्छा अब इस आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस हर बार उसे अट्रैक्ट करके रखता है, तो न्यूक्लियस का होल्ड इसमें अच्छा होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। वहीं अगर ये बात करें तो ये अपने न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर है। यहाँ पे देखो बीच में 2 शेल आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब पहला ही शेल है, वो एक भी नहीं है। ये जस्ट न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस के जस्ट दूसरे बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है उसमें। तो अब आप खुद सोचो, एक आप हो, अगर आपको किसी ने डायरेक्टली होल्ड करके रखा हुआ है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है कि एक आप हो उसके आप मतलब आप एक और पर्सन है देन किसी ने आपको होल्ड कर रखा है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। वो तो डिपेंड कर रहा है बीच वाले में ना, तो उससे मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपकी क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज हो रहा है इसका होल्ड उतना ही वीक भी तो होता जा रहा है ना। क्या हो रहा है, अगर मान लो एटॉमिक साइज छोटा है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जिसे न्यूक्लियस ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है तो उतनी ज़्यादा ही स्ट्रांग एनर्जी भी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब मान लो मेरे फ्रेंड के पास कोई चीज़ है, अगर उसने बहुत जोर से वो चीज़ पकड़ रखी है, उसे खींचने के लिए मेरे पास भी उतनी स्ट्रांग एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। एंड अब मान लो कोई चीज़ बहुत दूर से मतलब है, ठीक है, अब इसका होल्ड इस पर कैसा होगा, कम होगा। कोई चीज़ डायरेक्टली मैंने ऐसे मान लो लेट्स सपोज दिस इज अ बॉटल, एक हमने इसे डायरेक्टली पकड़ा है तो मेरा स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा है। वहीं ये किसी दूर रखा है, इसे ऐसे करके पकड़ने में थोड़ा वीकर है, ठीक है। तो यही चीज़ है, जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का होल्ड भी वीक होगा। एंड अगर वीक है तो एनर्जी कम चाहिए उसे तोड़ के ले जाने में। साइज छोटा था, एनर्जी ज़्यादा चाहिए थी इसे ब्रेक करके यहाँ से ले जाने में। वहीं साइज बड़ा है, इस पर ये फोर्स वीक है, यानी कि इसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, ईजिली तोड़ के ले जाएंगे। तो अगर साइज बढ़ता है तो जो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल है आईपी वो कम होती है। दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ रहा है। अब होल्ड बढ़ रहा है भाई, उसने और जोर से पकड़ के रख लिया, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, अपनी ताकत को बढ़ाओ, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। सो दैट इज वाई न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी बढ़ जाती है, उसकी नीड भी बढ़ जाती है। क्लियर। अब इसी फैक्टर्स पे अगर हम डिसाइड करें तो अक्रॉस अ पीरियड हमें पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अभी हम पढ़ के अच्छा एटॉमिक साइज छोटा होता जा रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट शेल से निकालने की ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है तो अगेन चार्ज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन का होल्ड बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन को छुटवाने के लिए। तो दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि इंक्रीज मिल रहा है वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वो हमेशा इंक्रीज होगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स। लेफ्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट्स के लिए जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो ज़्यादा होती जाएगी। जितना आप आगे मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उतनी ज़्यादा आईपी की आयनाइजेशन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। वहीं अलॉन्ग द ग्रुप बात करें टॉप टू बॉटम जाने पे तो साइज ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा, ईजिली बाहर वाले को लेके चले जाओगे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट निकालने के लिए कम हो गई। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ना ही चाहिए था, बट अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी थी उसके कंपैरिजन में साइज बढ़ने पे जो एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है वो ज़्यादा डोमिनेंट है। दैट इज वाई रेडियस का असर या साइज की वजह से जो इम्पैक्ट आता है उसे हम कंसिडर करते हैं, वो डोमिनेट करता है। एंड ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो रिक्वायरमेंट है फॉर द एलिमेंट वो कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये भी एक तरीके की एनर्जी है। यहाँ टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा हमने देखा कि अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी चाहिए, दूसरे का लेने में भी हमें पता है केमिस्ट्री में एनर्जी रिलीज होती है। जब हम अपना किसी को देते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, तब हम अपना निकाल के दे पाते हैं। और जब हम किसी से ले रहे होते हैं ना तो भी कुछ एनर्जी हमारी जा रही होती है। देखो जब किसी से कोई लेते हो तो रिस्पेक्ट अपनी कम होती है ना, देने वाला बड़ा, आप लेने वाले छोटे हो गए, अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है उसकी नज़र में। तो सिमिलरली जब कोई दे रहा है वो तो अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया, आईपी उसका है, ठीक है। अब आप ले रहे हो तो आप भी तो कुछ अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो, रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो, एनर्जी लूज कर रहे हो। तो वही जो एनर्जी
है जब कोई एटम क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड एनर्जी जो लिबरेट होती है, लूज होती है, वही हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। डेफिनेशन वाइज देखो, सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है एंड खुद को एनायन, नेगेटिव एनायन में, देने वाला बड़ा पॉजिटिव कैटायन हो गया, लेने वाला जो ले रहा है वो छोटा हो गया, एनायन नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है। सो जब कोई एटम खुद को इलेक्ट्रॉन लेके एनायन बनाता है, उस टाइम वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, लिबरेट कर रहा होता है, वही हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो जैसे अभी एक्स इलेक्ट्रॉन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ऐड किया अपने में, तो खुद को एक्स माइनस एनायन में चेंज कर लिया एंड साथ ही साथ कुछ एनर्जी को भी लिबरेट किया है, रिलीज किया है, ठीक है। सो यही एनर्जी हमारी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके लिए भी यूनिट याद रख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बट नेगेटिव साइन के लिए, दैट इज व्हाई आई सेड आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल में ईवी पॉजिटिव होता है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, क्योंकि अब यहाँ उल्टा केस हो गया, अब लेने के टाइम जो एनर्जी आप दे रहे हो, लिबरेट रिलीज कर रहे हो, उसका केस है तो नेगेटिव। वो क्या थी, देने के टाइम जो गेन कर रहे थे तो पॉजिटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के टाइम जो एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो नेगेटिव। ऐसे याद कर लो। इसमें भी फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप जज करते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में या ग्रुप में क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी। कौन कौन से फैक्टर है, पहला आता है एटॉमिक साइज, दूसरा आता है न्यूक्लियर साइज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ता जाएगा आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। मतलब अगर मान लो साइज बड़ा हो गया और उसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आप उसे गेन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, ठीक है। जितना बड़ा साइज, एनर्जी जो रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन लेने पे वो उतनी कम होगी। सिमिलरली अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का होल्ड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, उसमें नए को लेना, उस पर भी फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी, प्रोटॉन को जो आ रहा है उसके ऊपर भी, सो एनर्जी उसमें भी रिलीज होएगी, बढ़ेगी। तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, वहीं अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। क्लियर, इन बातों को याद रखते हो चलना। अब इनका इफेक्ट देखते हैं। अलॉन्ग द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो बेटा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। हमें पता है क्यों कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना, क्योंकि जब आप एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, साइज छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, साइज कम होता है। अच्छा, साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी थी, उसी का उल्टा, ज़्यादा थी। यानी कि साइज छोटा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन को होल्ड ईजिली वो ले लेगा, ठीक है, तो एनर्जी कम रिलीज करेगा एक्सेप्ट करने पे। सिमिलरली न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाने में हमें पता है बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। यहाँ पे भी अगेन दोनों ही केसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। मूविंग ऑन डाउन द ग्रुप, जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तब क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज हमें पता है बढ़ता है, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, रिक्वायरमेंट आईपी नहीं ईए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, साइज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। सो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप नीचे जाते हो साइज क्या होता है हमारा, बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, ठीक है। एंड नंबर 2, चार्ज भी बढ़ता है। नीचे जैसे जैसे जाओगे एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना तो चाहिए था, बट अगेन यहाँ पे भी देखा गया कि साइज के बढ़ने से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिक्रीज आया है उसकी वैल्यू, एंड अगर देखें कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इंक्रीज आया है उसकी वैल्यू में साइज वाले की वजह से जो डिक्रीमेंट वैल्यू है वो ज़्यादा देखी गई, वो डोमिनेटिंग थी। तो चेंज इन रेडियाई ने डोमिनेट कर दिया चेंज इन चार्ज की वजह से, जो हमें रिजल्ट मिला था उसे। एंड ओवरऑल हमें देखने को मिला कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज होती है। क्लियर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो गई। क्लियर, इन सब बातों को याद रखते जाओ। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज योर फोर्थ वन। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, ऑलरेडी डिस्कस, बट फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन वाइज। देखो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन अ कंपाउंड। जब कोई कंपाउंड का, अब वहाँ पे बात थी एटम एटम के बीच में, अब यहाँ कंपाउंड की बात हो गई जहाँ एक एलिमेंट अलग होगा दूसरा अलग होगा। फॉर एग्जांपल NaCl, अगर NaCl में बात करें या किसी भी कंपाउंड में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बेसिकली इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट जब वो कंपाउंड में फॉर्म हो रहे हैं। जब कंपाउंड में दो एलिमेंट, दो चीज़ें मिलकर कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रही है, एटम दो मिलकर कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर एक एलिमेंट के जो एटम्स है उसकी क्या टेंडेंसी होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, एंड दूसरे की क्या होगी, अट्रैक्ट करने। अच्छा, मान लो दो दोस्त हैं, मान लो मैं और आप हो, ठीक है,
मेरे पास भी पावर है कि हम किसी चीज़ को उठा सकते हैं, आपके पास भी पावर है कि आप भी किसी चीज़ को उठा सकते हो, बट दोनों की पावर्स डिफरेंट है। हो सकता है मेरे पास ज़्यादा पावर हो, आपके पास कम हो, बट ये भी हो सकता है कि मेरे पास कम और आपके पास ज़्यादा पावर हो, है तो दोनों के पास ही, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही पावर की बात आती है कि किसके पास ज़्यादा किसके पास कम। वैसे ही हर एक एटम में, हर एक एलिमेंट में अपने खुद की एक पावर, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर NaCl की बात करें तो Na सोडियम की भी अपनी कोई टेंडेंसी, कुछ एनर्जी होगी जिससे वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वहीं क्लोरीन की भी अपनी कोई टेंडेंसी होगी जिससे वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। अब किसकी क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl में बात करें तो Na एक कंपाउंड हमारे पास है, Cl एक कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है। ये बना रहे हैं कौन सा बॉन्ड, अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन Na अपना दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का केस है, तो ये कैसा कंपाउंड है, पहली चीज तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, या जिसे हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये बोल सकते हो ये एक तरह का कंपाउंड है जहाँ सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है एंड उसे स्टेबल कर दे रहा है 7 देके, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि कौन किसको देगा, क्यों सोडियम दे रहा है वो देखो। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स को, अब चाहे तो सोडियम भी तो क्लोरीन के ले सकता था, पर क्लोरीन ने ही अपनी तरफ क्यों मना लिया सोडियम को कि भाई तुम मुझे अपना दे दो, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, कैसे वो देखो। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो है 0.9, वहीं क्लोरीन के पास वो सेम वैल्यू है 3। अब 0.9 और 3 मान लो मनाने की पावर है, सोडियम के पास क्लोरीन को मनाने के लिए कि भाई तुम मुझे अपने दे दो, वो थे सिर्फ 0.9, वही क्लोरीन के पास पूरी होल नंबर में 3, ठीक है, पूरी 3.0 की पावर थी जिससे उसने सोडियम को मना लिया कि भाई तुम मुझे अपना दे दो, एंड सोडियम को देना पड़ गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, बेसिकली अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कंपाउंड, जब वो कंपाउंड बनाएगा। सो सोडियम की 0.9 है, क्लोरीन की 3 है, क्लोरीन की क्योंकि ज़्यादा है दैट इज वाई सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ा क्लोरीन के पास, एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जहाँ क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन गया है, क्लोरीन ने अट्रैक्ट कर लिया अपने आप को, ठीक है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो पहला है एटॉमिक साइज, अगेन दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, चारों अभी तक न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज पे गए हैं। सो आपको पता है जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, याद रखना है। जैसे जैसे साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एलिमेंट्स की जो टेंडेंसी है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कम होती जाएगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मतलब अब देखो प्रोटॉन जितना ज़्यादा आउटर मोस्ट वाला अपने आप आउटर मोस्ट में ही तो आके एड ऑन होगा ना, तो अब इलेक्ट्रॉन का साइज जितना दूर होता जा रहा है, अब शेल जितना दूर जाता जा रहा है, न्यूक्लियस ही तो शेल्स के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कर रहा है, अब जितना ज़्यादा शेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस का उस पर होल्ड वीकर होता जाएगा, ऐसे समझो। और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, हमें पता है शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो शेल बाहर वाला और दूर चला गया, न्यूक्लियस का उस पर होल्ड कम हो गया, यानी कि अब वो जो उसकी पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बाहर वाली साइड से अपनी तरफ गेन करने की, वो भी कम होती गई, है ना। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा था एंड शेल के ये न्यूक्लियस था, तो यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट करने में पावर लग रही है, एंड यहाँ न्यूक्लियस है, एंड मान लो अब जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से यहाँ तक अट्रैक्ट करने की पावर, यहाँ पे सिर्फ एक शेल आ रहा था, इसे ब्रेक करके इसे अपनी तरफ खींच सकता था, यहाँ पे शेल आ गया 1 2 3, अब ये अपनी अट्रैक्ट करने में पावर कम हो गई ना इसकी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, टेंडेंसी है एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो कम होती जाएगी। दूसरा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस और स्ट्रांग होता जा रहा है, न्यूक्लियस स्ट्रांग है तो इजीली अट्रैक्ट करेगा, तो वो इंक्रीज होगा। अब समझते हैं किसमें कि इसका क्या इफेक्ट आ रहा है हमारा अक्रॉस द पीरियड। तो अक्रॉस द पीरियड जब आप लेफ्ट टू राइट बेटा जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा साइज, अच्छा साइज छोटा होता जा रहा है तो अट्रैक्शन पावर बढ़ गई ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। वहीं न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, प्रोटॉन न्यूक्लियस और स्ट्रांग हो गया और ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज, दोनों ही केसेस में इंक्रीज है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर, इजी वे में क्लियर हो रहा है। दूसरा देखो, डाउन द ग्रुप जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, एटॉमिक साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, साइज बढ़ता जा रहा है यानी कि पावर अब कम लगा पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। वहीं न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप भी जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी बढ़ेगा, तो बढ़ना चाहिए था, बट अगेन साइज की वजह से जो चेंज आया था डिक्रीमेंट वाला वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था एज कम्पेयर टू चार्ज की वजह से जो इंक्रीमेंट का चेंज आया था वो, तो रेडियस ने अगेन डोमिनेट कर लिया चार्ज को, एंड ओवरऑल हमें देखने को मिला कि जब आप टॉप टू बॉटम बेटा जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? इन सब चीजों का बेटा स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कम्स टू योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर, जिसका हम सबसे पहले से एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सबसे इजी वाला। आपको पता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने में मेटलिक टू नॉन मेटलिक चेंज आता है, तो लेफ्ट वाले ज़्यादा मेटलिक नेचर के होते हैं एंड राइट वाले ज़्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज के हिसाब से बात करें, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेटल्स वो जो लूज करे अपने इलेक्ट्रॉन को। सो अगर कोई भी एलिमेंट लूज कर रहा है एक या एक से ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा कितने, एक इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को या तीन इलेक्ट्रॉन को, बस एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन को अगर कोई लूज कर दे कोई भी एलिमेंट, तो वो क्या होता है, हमारा मेटल होता है एंड वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एम नाम से एलिमेंट है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दे दिया है किसी को, यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो वो मेटल है। ठीक है, इसी का उल्टा नॉन मेटल क्या होता है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, एक या एक से ज़्यादा मतलब बेसिकली जो 4, 5, 6, 7 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और जो एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन करे। ठीक है, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को अगर लेता है तो, और उसके जब उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है हमारा नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स एक एलिमेंट था, उसने क्या किया, एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज गेन किया, तो यहाँ पे वो क्या है, एक्स, नॉन मेटल है। क्लियर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट, देखो मेटल क्या कर रहा है, अपना दे रहा है, दे के खुद को रिड्यूस भी कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने अंदर कमी कर रहा है, तो मेटल्स देने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वही नॉन मेटल्स किसी से ले रहे, खुद को बढ़ा रहे, ऑक्सीडाइजिंग है, तो नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट मेटल्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल। अब फैक्टर्स किन किन चीज़ों पे, तो अगेन अगर हम बात करें एटॉमिक साइज की बात में, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज क्या हो रहा था हमारा, साइज क्या हो रहा था हमारा, इंक्रीज हो रहा था। सो अगर हम बात करें तो अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। वहीं अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, उसकी बात करें तो लूज करने वाले वैसे भी मेटल्स, लूज करने वाले कौन है, कि बेसिकली हमारे कौन से मेटल्स होते हैं, तो जितना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी लूज करने के लिए, यानी कि लूज करना मुश्किल है मतलब नॉन मेटल ज़्यादा है, तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा एंड मेटेलिक वाली कम होगी। इसको याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद कर लो। साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे अगर हम यहाँ से एक चीज़ फाइनल देखें तो हमें पता चलता है कि मेटल्स कौन से होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल इन साइज एंड हैव लो आईपी एंड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, मेटल्स साइज में छोटे होते हैं एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है उनकी, लो होती है। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बिग इन साइज, साइज के हिसाब से देखें तो दे आर बिग एंड हैव हाई आईपी, और आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो होता है हाई, किसका, नॉन मेटल्स का। क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बताओ साइज का क्या फर्क पड़ता है, हम अभी इतनी बार बोल दिया, अब तो याद हो गया होगा। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे कम हो रहा है, तो साइज कम हो रहा है तो मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी, एंड मेटलिक कम होगी तो नॉन मेटलिक बढ़ जाएगी। क्लियर। आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है तो नॉन मेटलिक बढ़ेगी, या नॉन मेटलिक बढ़ रही है तो मेटलिक कम हो जाएगी। क्लियर। तो जैसा आयनाइजेशन पोटेंशियल वैसा ही मेटलिक प्रॉपर्टी, एंड जैसा साइज बढ़ रहा है तो मेटलिक भी बढ़ेगी, और जैसा आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो नॉन मेटलिक भी बढ़ेगी। ठीक है, तो साइज के साथ रिलेट कर लो मेटलिक वाले को, एंड आयनाइजेशन के साथ रिलेट कर लो किसको, नॉन मेटलिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्लियर। ये अलोंग द पीरियड की बात हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग ऑन, यही चीज आपकी डाउन द ग्रुप भी होगी। ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, मेटलिक कैरेक्टर साइज क्योंकि कम हो रहा है तो मेटलिक कैरेक्टर भी कम हो रहे हैं, एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही हैं। तो ठीक है, दोनों ही केसेस में मेटल लेफ्ट टू राइट जाने पे आपने देखा था एस ब्लॉक से पी ब्लॉक वाले एलिमेंट पे जब हम गए थे क्या हो रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप से 13 से 18 ग्रुप वाले क्या थे, इधर वाले 1 एंड 2 वाले मेटलिक, उधर वाले नॉन मेटलिक। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक ज़्यादा से मेटलिक प्रॉपर्टीज कम होती है, नॉन मेटलिक बढ़ती है। वहीं अगर हम बात करें, हाँ यहीं से क्लियर हो गया। और आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो आईपी जैसे जैसे बढ़ेगा नॉन मेटलिक बढ़ेंगी एंड आपकी मेटलिक कम हो जाएगी। सेम गोज अलॉन्ग द ग्रुप एज वेल। अलॉन्ग द ग्रुप अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो हमें पता है साइज बढ़ता है,
साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा तो मेटलिक प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे, एंड मेटलिक बढ़ रही है तो ऑफकोर्स नॉन मेटलिक कम हो जाएंगी। वहीं आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो नॉन आईपी जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पे कम होता है, तो मेटलिक बढ़ जाएगा एंड नॉन मेटलिक कम हो जाएगा। यही देख लो, टॉप टू बॉटम जाना है, ऊपर से नीचे जाओगे तो आपकी मेटलिक मेटलिक प्रॉपर्टीज, मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, नॉन मेटल वाली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, कौन सी है, क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। सो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट इसको अगर आप याद देखना चाहोगे क्या है, तो बेसिकली अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, लाइक लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करते हैं बेटा, सो लाइक जैसे देखो लेफ्ट टू राइट बेसिकली अगर पीरियड नंबर 2 की बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड अगर नियॉन को हम छोड़े बिकॉज स्टेबल, देन आता है ग्रुप पीरियड नंबर 3 के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड आर्गन अगेन आपका जो आएगा दैट विल बी योर स्टेबल इनर्ट गैस, ठीक है। तो अगर हम पीरियड वाइज बात कर रहे हैं, यानी कि किसके तरीके से बात करें, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या देखने को मिल रहा है, हम देखेंगे कि डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट पहले बढ़ रही हैं एंड कुछ टाइम के बाद जाके वो थोड़े टाइम के बाद जाके थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे अगर आप डेंसिटी की बात करो तो पहले क्या है 0.5, 1.8, 2.3, 2.2, एंड फिर देखो वापस जाके फिर सोडियम पे जब आया घूम के नेक्स्ट पीरियड वाइज चेंज हुआ तो फिर 1, 1.7, तो कहाँ 2 से जाके सीधा 1 पे चला गया, राइट। तो पहले वो बढ़ता हुआ चेंज दिखाते हैं, देन वापस जब दूसरे पीरियड में चेंज होता है तो उनमें स्लाइड डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, राइट। यहाँ से 1, 1.7, 2.7, 2.3, फिर देखो डिक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो पहले इंक्रीमेंट, फिर थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद स्लाइड डिक्रीमेंट देखने को मिला है डेंसिटी में। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में भी आप देख सकते हो कैसे 181, 1277, 2030, 3727, देन माइनस की वैल्यू, तो पहले इंक्रीमेंट देखने को मिलता है डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट में अक्रॉस द पीरियड, एंड देन थोड़े टाइम के बाद देयर इज अ स्लाइड डिक्रीज। सिमिलरली अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, यानी कि टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर ऊपर से नीचे बात देखें तो डेंसिटी हम देखेंगे बेटा इंक्रीज हो रही है, बट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होगा। तो डेंसिटी देख लो, एलिमेंट जैसे अगर हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये हमारे, ठीक है, याद है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है, डेंसिटी देखो 0.5, 0.9, 0.86, तो क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ रही, बेसिकली डिक्रीज हो रही है, राइट, 5 से 9 से फिर 8 से, तो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वही मेल्टिंग पॉइंट भी देखे, अच्छा 0.5, 0.9, 0. अच्छा इंक्रीमेंट है, सॉरी 0.5 से 0.9 इंक्रीज हुआ, देन इंक्रीज, तो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला जब हम नीचे आए, ठीक है। वही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 181, 98, 63 कम हो गया, वही 1347, 880, 766 बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द ग्रुप, तो ये हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक जो हमने बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख ली, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, हमने देखा था कि जब हम ग्रुप वाइज देखते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, ठीक है। एंड अगर हम क्या बात करें बेसिकली अक्रॉस द पीरियड, तो बेसिकली ग्रेजुअल चेंज हमें देखने को मिल रहा है पीरियोडिसिटी की वजह से। अब हम जरा बात करते हैं, तो अगर हम देखें किसी भी सब्सटेंस, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो ऑक्साइड्स बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स बना रहे हैं, हाइड्राइड। तो जब कोई भी एलिमेंट है अगर आपका अक्रॉस द पीरियड अगर आप बात करोगे लेफ्ट टू राइट की अगर आप बात करोगे तो क्या है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर से स्ट्रांगली एसिड में चेंज होंगे, हाइड्रोक्साइड्स स्ट्रांगली बेसिक से एम्फोथेरिक में चेंज होगा। अच्छा एम्फोथेरिक क्या होता है मैम, एम्फोथेरिक मीन्स बेटा ऐसे एलिमेंट जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करें, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करे तो एज अ बेस बिहेव करेगा, एंड अगर एज अ बेस मतलब बेस के साथ रिएक्ट करे तो एज एन एसिड की तरह वो बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका एग्जाम्पल है एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स का, एंड आप देखोगे जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एग्जाम्पल है, ठीक है। सो एम्फोथेरिक में चेंज होता है। ऑक्सी एसिड्स का क्या चेंज देखने को मिलेगा लेफ्ट टू राइट में, कि वीक ऑक्सी एसिड्स चेंज होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड्स में, हाइड्राइड्स स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर से शुरू होंगे बट लास्ट तक आते आते अलोंग द पीरियड वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर या प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। डाउन द ग्रुप बात करें अगर, यानी कि टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम में आप देखोगे ऑक्साइड्स एसिडिक से बेसिक नेचर में चेंज होगा, हाइड्रोक्साइड्स पहले लेस बेसिक था फिर वो स्ट्रांगली बेसिक होता जाएगा जितना आप नीचे जाते जाओगे, ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग से वीक में चेंज होंगे, एंड जो आपके हाइड्राइड्स है वो लेस एसिडिक से और ज़्यादा मोर एसिडिक होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। मूविंग ऑन,
ये थी हमारी पीरियोडिक टेबल। तो इसी के बारे में हम सारी चर्चा कर रहे थे, आज सारी बातें हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, जहाँ हमने देखे कि ये सारे आपके जो है, ये जितने भी आपके हैं, ये क्या है, ये आपके पीरियड्स हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो डाउनवर्ड्स वाले जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये आपने देख लिया कि आपके मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, ये आपकी इनर्ट गैसेज हैं, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये आपके एफ ब्लॉक जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोनाइट्स और एंथेनाइट्स की सीरीज है, एक्टिनॉइड्स की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ बेटा आती है वो आती है यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके सिलेबस में ऑफकोर्स दे रखा है स्पेशल रेफरेंस टू एल्केलाई एंड हेलोजेंस। फटाफट से हम इन दोनों को देख लेते हैं क्या है। दिस इज अ टेबल जहाँ पे आप इनकी प्रॉपर्टीज को देखोगे, समझोगे कि क्या है। सो देखते हैं एल्केलाई मेटल्स। अच्छा, पहले जरा डिस्कस करने से पहले यहाँ पे देख लो कि ये सब क्या है, इसको जरा हटाते हैं। एल्केलाई मेटल्स एंड हेलोजेंस होते क्या है, कुछ नहीं बेटा, बस जैसे यहाँ पी डी एफ सी ऐसे अलग अलग नाम दे रखे हैं ना, वैसे ही हेलोजेंस एंड एल्केलाई भी किसी को नाम दिए हुए हैं। अगर हम सिंपली बताएं तो जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, दिस इज योर ग्रुप 1, एंड जो आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, दिस इज योर ग्रुप नंबर 17, ठीक है। इन दोनों की बेसिकली यहाँ पे बात होने वाली है। जो आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उसमें अगर आप हाइड्रोजन को हटा दो, दिस इज योर एक्सेप्शन केस। एक ही एक्सेप्शन है, याद रखना इस चैप्टर का एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें तो बचा क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रांसियम। ये सब आपके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, दीज आर योर एल्केलाई मेटल्स, एल्केलाई मेटल्स हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर ऑल योर एल्केलाई मेटल्स। एंड ग्रुप 17 के जितने आप देख रहे हो, दिस फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्गन और सॉरी ब्रोमीन, ये वाली पूरी जो आपकी है नॉन मेटल्स की सीरीज, दिस इज योर हेलोजेंस। इन पूरे को आप हेलोजेंस कहते हो, ठीक है। ये दिस इज योर हेलोजेंस। एंड यहाँ लिथियम से लेके पूरा सोडियम, पोटेशियम, ये पूरा यहाँ तक का आपका एल्केलाई मेटल्स हो गए। क्लियर? थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। दिस इज योर एल्केलाई मेटल्स एंड दिस इज योर हेलोजेंस। अब आपने देख लिया तो ग्रुप 1 बिना हाइड्रोजन की अगर बात करें तो जितने बचे हुए सारे आपके एल्केलाई एलिमेंट्स हो गए, मेटल्स हो गए, एंड ग्रुप 17 वाले आपके सारे हेलोजेंस हो गए। क्लियर? अब पढ़ते हैं जरा इस टेबल को, अब समझ में आएगा अच्छे से। तो बात करते हैं। सो बेसिकली एल्केलाई मेटल्स कौन से है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड कर लेना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो सब, ये आपका एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है कि हम एल्केलाई मेटल्स में हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते। अब इसके जरा हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो पहली चीज एलिमेंट्स, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे एल्केलाई मेटल्स में आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। तो ये बेसिकली पूरे ग्रुप 1 के हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट, ठीक है। अब इनकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी और नेचर की बात करें तो जितने भी एल्केलाई मेटल्स होते हैं, पहली चीज ये आपके मेटल्स होंगे, दूसरा यूनिवैलेंट होंगे, मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। आप खुद देखो अलोंग द ग्रुप, अभी हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी देखी कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 में आ रहा है तो यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताता है, राइट। सो ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट्स हैं हमें पता है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होने वाला है। तो यही चीज़ है कि यही से आता है यूनिवैलेंट, यूनि मीन्स 1। सो जितने भी एलिमेंट्स आपके एल्केलाई मेटल्स हैं उन सब वो सब यूनिवैलेंट होंगे, यानी कि उनका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंसी 1 हो जाती है। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वर्ड ध्यान रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं एंड मेटेलिक नेचर के होते हैं, लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। बेसिकली जितने भी आपके एल्केलाई मेटल्स हैं, जैसे सोडियम है, घर पे आपके सॉल्ट होता है, उसमें सोडियम का प्रेजेंस है, आपने देखा है, दैट इज सॉफ्ट, नाइफ से कट हो जाता है सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट जो आपका रॉक सॉल्ट वगैरह होता है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप वहाँ से समझ सकते हो, याद कर सकते हो। सो एल्केलाई मेटल्स यूनिवैलेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, मेटेलिक नेचर के होते हैं, लाइट एंड सॉफ्ट होते हैं, पहली चीज। दूसरी कंडीशन हमने देखी कंडक्टिविटी बेसिस पे देखे तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्केलाई मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों को ही बहुत अच्छे से कंडक्ट कराते हैं, अलाउ करते हैं, देयर पासेज, ठीक है। देन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स हैं, आप खुद सोचे कैसे होंगे, ऑफ कोर्स रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मेटल कैटेगरी में आ रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वहां से ही याद कर लो, पीछे वाली चीजों से रिलेट कर लो,
याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिलेट करते करते ही याद हो जाएगा, ठीक है, अलग से कुछ याद नहीं करना होगा. सो बेसिकली दे आर एल्कलाई मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. डोनेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को कम कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन देके, तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है. देन अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज देखे, अच्छा नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोर्स कम होगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कम होंगे ना. इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करती है लिथियम से सेजियम तक, ठीक है. देन आता है रिएक्शन विद नॉन मेटल. अच्छा जब ये अल्कलाई मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बेसिकली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड या जिन्हें आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हो. क्या कहते हो, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड. केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे आप आगे, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आयनिक एंड कोवेलेंट कौन से होते हैं सारे. तो बेसिकली इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड वो जहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं. सो एल्कलाई मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं एल्कलाई मेटल्स, तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है एंड आपका आयनिक कंपाउंड्स को या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करता है व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स. देन आपकी अगर हम बात करें लास्ट, दिस इज योर रिएक्शन विद हाइड्रोजन. अच्छा एल्कलाई मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो बेसिकली ये आयनिक हाइड्राइड्स, यहाँ पे विजिबल नहीं होगा आई थिंक सो, 1 मिनट, यस नाउ इट्स ओके. सो हाँ, जो आपका लास्ट पॉइंट था दैट वाज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि जब एल्कलाई मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं. लाइक अगर लिथियम हाइड्रोजन के साथ कहेगा तो लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम कहेगा तो NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इस तरीके से वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आपके ये तो बात हो गई सारी एल्कलाई मेटल्स की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या इसमें बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी हमारे एल्कलाई मेटल्स की, वो हमने डिस्कस करी है यहाँ पे, राइट. नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस क्या है वो देख लेते हैं कि व्हाट आर हेलोजेंस. एंड हेलोजेंस अभी हमने डिस्कस करा, सी हियर हेलोजेंस कौन से थे, आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट्स थे, राइट. ग्रुप 17 के आपके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हेलोजेंस होते हैं. बस इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ कोई आपका एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी ग्रुप 17 में आप एलिमेंट्स देखोगे वो सारे आपके आ जाते हैं. तो एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसीन, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो कि आपके हेलोजेंस कैटेगरी में आते हैं. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, क्लियर. देन दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहले एलिमेंट्स हो गए. दूसरी बात वैलेंसी की बात करें, ये भी यूनिवैलेंट होते हैं, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में. यहाँ पे यूनिवैलेंट कैसे थे, अब देखो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपना बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी 1 हो जाएगी. यहाँ पे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 - 7 1 हो जाएगी. तो इस वजह से ये भी यूनिवैलेंट आते हैं. वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, वैलेंसी दोनों की 1 है, चाहे वो एल्कलाई मेटल्स हो चाहे वो हेलोजेंस हो, ठीक है, वैलेंसी 1 ही है. बट द डिफरेंस इज बेटा कि आपके एल्कलाई मेटल्स के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, हेलोजेंस के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, ठीक है. देन यूनिवैलेंट हमने देखा. देन दे आर ऑल्सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिएक्टिव, मतलब एल्कलाई एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा थे, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है. नॉन मेटलिक नेचर के होते हैं, जस्ट उसका उल्टा कर दो, ठीक है. वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव थे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वो मेटेलिक नेचर के थे, ये नॉन मेटेलिक नेचर के हैं, ठीक है. वो कैसे थे, आपका सॉलिड फॉर्म में थे एंड सॉफ्ट थे, लेकिन है ना, और नाइफ से कट हो पा रहे थे. ये आपके सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में होते हैं. अगर आप बात करो गैस सॉलिड लिक्विड में, तो अगर आप आयोडीन की बात करो तो आयोडीन एक तरीके से सॉल्ट फॉर्म में आता है, आपको पता है. आयोडीन कैसे, सॉलिड स्टेट में होता है. ब्रोमीन वहीं बात करें तो मेटल्स में लिक्विड मेटल कौन सा आ गया, मरकरी. नॉन मेटल्स में लिक्विड कौन सा आ गया, ब्रोमीन, ठीक है. वहीं फ्लोरीन और क्लोरीन का अगर एग्जांपल है तो वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो ये तीनों स्टेट में होता है. नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी. एल्कलाई मेटल्स गुड कंडक्टर्स थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हेलोजेंस बैड या नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. फोर्थ, वो क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके रिड्यूस होकर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे थे. ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, खुद को कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एल्कलाई मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स अच्छे थे, ये दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हमने अभी पढ़ लिया ऊपर ही कि दे आर गुड, यहाँ हम बोल सकते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ था ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेसिकली है वो डिक्रीट करती है फ्लोरीन से आयोडीन तक, अगर हम देखें वैल्यू वाइज, ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन. वहाँ पे एल्कलाई मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो बेटा क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे,
आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे जब हेलोजेंस रिएक्ट करते हैं तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जब आपने अपने पास था दे दिया पूरा पूरा। यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब शेयरिंग हो रही है। अगर कोई एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है तो दूसरा जिसको उसने दिया है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा पहले वाले को, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं हेलोजेंस, लाइक HCl में, PCl3 में। क्लियर। लास्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, वो लोग हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड्स बना रहे थे। यहाँ पे हेलोजन सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, लाइक HF, HCl, HBr, HI, ये सब। क्लियर क्लियर। सो आई होप दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप आपके सारे डाउट्स आज के क्लियर हुए होंगे। नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, कमेंट डाउन में करो अपने जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपना फीडबैक ऐड करो एंड डू लेट मी नो आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।